हजार साल पहले मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला किया था ब्लैक एबिस से। लेकिन जब स्टोन मॉन्यूमेंट्स प्रकट हुए तो मानवता को सर्वाइवल की एक उम्मीद मिली। तभी से ह्यूमंस को इन मॉन्यूमेंट्स से पावर मिलने लगी और उन्होंने मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक ज़बरदस्त युद्ध शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, उन्होंने आखिरकार मॉन्स्टर्स को वापस ब्लैक अबिस में धकेल दिया और अपनी ज़मीन वापस हासिल कर ली। इसके बाद हुआशिया ने अपनी रीजनल सिटीज़ को 9 मॉन्यूमेंट्स के चारों ओर स्थापित किया और एक वार्षिक जॉब अवेकनिंग सेरेमनी शुरू की गई, जिसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स को फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में चुना जाने लगा ब्लैक एबिस के खिलाफ लड़ने के लिए। स्टूडेंट्स एक विशाल मॉन्यूमेंट के सामने लाइन में खड़े थे, सेरेमनी के लिए तैयार। लेकिन परछाइयों में मॉन्स्टर्स अब भी हलचल कर रहे थे। जॉब अवेकनिंग इरा के 53वें वर्ष में लिनेटियन शहर में स्टूडेंट्स मॉन्यूमेंट के सामने इकट्ठा हुए सेरेमनी के दिन, जहां सुपरवाइजर ने इवेंट की शुरुआत की घोषणा करते हुए बताया कि मॉन्यूमेंट हर स्टूडेंट की टैलेंट के आधार पर रोल्स असाइन करेगा। फिर उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनके रोल्स कुछ भी हों, उनका कर्तव्य था अपने नेशन हुआक्सिया की सेवा करना। 18 साल की डेडिकेटेड पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड थे कि आखिरकार वो अपने रोल्स के लिए अवेकन होने वाले थे। दो स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा कॉम्बैट रोल हासिल करना कितना मुश्किल था और यह कि सक्सेस रेट 50% से ज़्यादा नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स लिन टियान हाउ का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि वो कितना आलसी है तो उसका जॉब ज़रूर वीक ही होगा। जबकि लिन टियान पर उनके तानों का कोई असर नहीं पड़ा। उसका चेहरा शांत था, वो चुपचाप खड़ा था, सोच रहा था कि आखिरकार वो इस दुनिया में रिग्रेस करके तो आ गया, लेकिन अब क्या रोल मिलेगा। तभी उसका एक फ्रेंड पास आया और पूछा कि वो किस तरह का रोल चाहता है। लिन टियान ने जवाब दिया कि वो चाहता है कि उसे कोई एस रैंक या हिडन क्लास मिले। आसपास के स्टूडेंट्स उसकी इस बात पर हंसने लगे। एक ने तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी पिछली इवैल्यूएशंस बहुत ख़राब थीं। लिन टियान ने अपनी मीडियोकर ग्रेड्स को याद किया और मन ही मन माना कि उसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन फिर उसने सोचा, किसने कहा कि एक फार्मर फिनिक्स नहीं बन सकता। जबकि उसने खुद को याद दिलाया कि वो पहले ही एक दूसरी दुनिया में आ चुका है, तो अब वह एक और मिरेकल की उम्मीद कर रहा था। इसके बाद लिंतियान हाई स्कूल के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की रोल कॉल शुरू हुई। फिर स्टूडेंट वांग डोंग को मंच पर बुलाया गया जॉब चुनने के लिए। जब वो लिन टियान के पास से गुजरा तो वांग डोंग ने मजाक में कहा कि देखना कैसे एक असली आदमी अपनी किस्मत बदलता है। जबकि सुपरवाइजर ने बताया कि अवेकनिंग प्रोसेस 5 सेकंड लेती है, तो कुछ स्टूडेंट्स को यह थोड़ा अजीब लग सकता है। इस बीच वांग डोंग ने स्टोन मॉन्यूमेंट को छुआ और एनर्जी उसके हाथ से फैलने लगी और मॉन्यूमेंट की चमक ने सक्सेसफुल जॉब अवेकनिंग को कंफर्म किया। वांग डोंग खुश होकर चिल्लाया जब उसे पता चला कि उसे वॉरियर क्लास मिला है। हालांकि उसकी टैलेंट सिर्फ सी रैंक थी, जिसे देखते हुए फीमेल सुपरवाइजर ने उसे बंधाया कि यह अभी भी एक डिसेंट टैलेंट है और उसे इंस्ट्रक्टेड किया कि वो सेंट्रल सिटी जाए प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। कुछ लड़कियों ने वांग डोंग के वॉरियर क्लास को देखकर उसकी तारीफ की और जलन भी जताई, जबकि वांग डोंग ने लिन टियान की तरफ एक घमंडी और मजाक उड़ाता हुआ लुक दिया। वो उसके पास चला गया और सबके सामने एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया। कुछ स्टूडेंट्स ने लिन टियान को उकसाने की कोशिश की ताकि वो लड़ाई करे, लेकिन वांग डोंग ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आज उसका मूड अच्छा है और वो इसे खराब नहीं करना चाहता। लिन टियान सोच रहा था कि इतना एरोगेंट इंसान जैसे वांग कैसे वॉरियर बन गया और खुद उसे कौन सा जॉब मिलने वाला है। एक ग्रुप ने लिन टियान को तिरस्कार भरे लहजे में लेकर कहा कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला। तभी सुपरवाइजर ने अगला नाम पुकारा, लिन टियान हाउ। उसने उत्साह में हाथ उठाया और आगे बढ़ा। फिर मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर उसने चुपचाप एक कॉम्बैट क्लास की दुआ की, एक मिरेकल की उम्मीद करते हुए। वो धीरे धीरे सावधानी से मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ा, अपनी उम्मीद को थामे हुए। फिर लिन टियान ने मॉन्यूमेंट पर हाथ रखा और एक साफ एनर्जी फ्लो शुरू हो गया। लाइट तेज होती गई और उसके हाथ से एक जबरदस्त फोर्स के साथ फूटी। अचानक हुए इस एक्सप्लोजन ऑफ लाइट से सभी लोग हैरान रह गए। लिन टियान खुद भी इस ताकतवर ग्लो को देखकर चौंक गया। सोचने लगा कि क्या ये उसकी किस्मत बदलने का मौका है। सुपरवाइजर और बाकी सब लोग भी उस रेयर फोर्स को देखकर स्पीचलेस रह गए।
एनर्जी ऑरा चारों तरफ फैल गई और सभी लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। सुपरवाइजर ने गहरी सांस ली और लिंटियान से कहा कि वो खुद को मेंटल रूप से तैयार करे। उसका रोल रिवील होने वाला था। उसका जॉब था समनर। तुरंत ही सब हंस पड़े और इसे सबसे कमजोर और बेकार क्लास कहने लगे। तभी एक सडन नोटिफिकेशन आई जिसमें होस्ट के अवेकन होने की घोषणा की गई। एक और मैसेज आया जिसने रिवील किया कि लिन टियान की आइडेंटिटी थी लॉर्ड ऑफ द एबिस। साथ ही उसे एक रैंडम एसएसएस लेवल टैलेंट मिला था और हर 10 लेवल पर एक नया एसएसएस लेवल एबिलिटी अनलॉक होने की सूचना भी। इससे लिन टियान स्टंट था कि उसे इतनी जल्दी एक सिस्टम और एसएसएस लेवल टैलेंट मिल गया। उसने समझा कि हर 10 लेवल्स पर उसे एक नया एसएसएस टैलेंट मिलेगा, यानी लेवल 100 तक उसके पास कुल 10 टैलेंट्स होंगे। उसका नया एसएसएस टैलेंट ड्रॉ करने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक कार्ड के जरिए जो सुपरवाइजर ने दिया था, उसे जो टैलेंट मिला उसका नाम था डेमोनिक सैक्रिफाइस। इस टैलेंट से वो अपनी एचपी का एक परमानेंट हिस्सा सैक्रिफाइस करके किसी समन्ड क्रीचर को एक पावरफुल डिमोनिक एंटिटी में बदल सकता था जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज रखती हो। शुरू में लिन टियान थोड़ा चिंतित हुआ कि उसे परमानेंटली अपनी मैक्सिमम एचपी का हिस्सा खोना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि एक समनर के तौर पर उसे खुद फ्रंट लाइंस में नहीं लड़ना पड़ेगा। अगर वो अपने गियर के जरिए अपनी मैक्सिमम एचपी बढ़ाता रहे तो वो सेफ रहेगा। हर 100 एचपी सैक्रिफाइस करने पर उसका समन्ड क्रीचर एक लेवल बढ़ेगा। उसके पास अभी 1000 एचपी थे, जिसका मतलब था कि अगर वो सिर्फ 100 एचपी बचाए तो क्रीचर को सीधा लेवल 9 तक ले जा सकता था। फिर भी उसने डिसाइड किया कि इतनी रिस्की एबिलिटी को यूज़ करने में उसे थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। सुपरवाइजर ने कोशिश की कि वो उसे इनकरेज करे, भले ही उसकी क्लास कमज़ोर मानी जा रही थी। लिन टियान ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि वो किसी भी मुश्किल के बावजूद सक्सीड कर सकता है। हालांकि सुपरवाइजर अब भी उसके लिए थोड़ी चिंतित थी। बाकी स्टूडेंट्स ने फिर से समनर क्लास का मजाक उड़ाया और उसे सलाह दी कि वो अपने फ्यूचर पर दोबारा सोच ले। लिन टियान को एहसास हुआ कि ये क्लास सबकी नज़र में बेकार थी, लेकिन अंदर से उसने कॉन्फिडेंटली फैसला कर लिया था कि वो दुनिया का सबसे महान समनर बनेगा और टॉप तक पहुंचेगा। कुछ घंटे बाद लिन टियान घर लौटा। तब उसकी बहन ने उससे पूछा कि उसे कौन सी क्लास मिली। जब उसने बताया कि वो एक समनर है तो वो चिंता में आ गई और पूछा क्या वही कमज़ोर क्लास है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। फिर उसने उसे भरोसा दिलाया कि अगले साल वो मेज बनेगी और ख़ुद उसकी रक्षा करेगी। लिन टियान मुस्कुराया और बोला कि उसकी क्लास उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है जितना वो सोच सकती है और उसे खुद की चिंता करनी चाहिए। फिर उसने उसे चिढ़ाया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि उसकी बहन शिकायत करने लगी कि उसके साथ बच्चे जैसा बर्ताव हो रहा है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें सभी स्टूडेंट्स को तुरंत स्कूल आने के लिए कहा गया था, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी जागी। उसने स्कूल जाने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि ये अचानक बुलावा क्यों आया है। स्कूल मीटिंग के दौरान टीचर ने बताया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन वंग डोंग ने फिर से लिन टियान का मजाक उड़ाया क्योंकि वही अकेला था जिसे समनर क्लास मिली थी, जबकि टीचर ने उसे समनर्स के लिए एक बिगिनर्स गाइड दी और कहा कि ये उसके लिए बहुत मददगार होगी। लिन टियान ने धन्यवाद कहा और टीचर ने कहा कि अगर कभी कोई परेशानी हो तो वो उसके पास आ सकता है। उसे वो किताब काफ़ी मोटी लगी, जिससे ये और कंफर्म हो गया कि समनर क्लास को कितना कमज़ोर माना जाता है। फिर टीचर ने बताया कि स्टूडेंट्स को दोबारा इसलिए बुलाया गया है ताकि उनके स्किल लेवल्स के एडिशनल टेस्ट्स किए जा सकें। इसके बाद सब लोग बाहर कोर्टयार्ड में टेस्ट के लिए तैयार हो गए। इंस्ट्रक्टर ने टेस्ट की शुरुआत की घोषणा की, जिसका मकसद उनकी कॉम्बैट एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करना था। पहला स्टूडेंट शुरू हुआ और डिसेंट स्किल्स दिखाते हुए 73 पॉइंट्स स्कोर किए। फिर वांग डोंग ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और 89 पॉइंट्स हासिल किए, जिससे सब इम्प्रेस हो गए। लिन टियान की बारी तुरंत वांग डोंग के बाद आई। वो टेस्टिंग डिवाइस की तरफ बढ़ा, थोड़ा हेजिटेट करते हुए, क्योंकि उसने बेसिक समनिंग स्पेल पहले कभी यूज़ नहीं किया था। फिर भी उसने रिस्क लेने का फैसला किया और स्पेल ट्राई करने लगा। उसने बुक से इनकंटेशन पढ़ना शुरू किया, समनिंग पूरी करने की कोशिश में। एनर्जी उसके चारों तरफ फैल गई और तेज मिस्टीरियस विंड्स भी उठने लगीं। सब लोग उस रिएक्शन की इंटेंसिटी देखकर हैरान रह गए। भीड़ सोच रही थी कि लिन टियान ने ऐसा कौन सा क्रीचर समन किया है जिससे इतनी ज़बरदस्त एनर्जी निकल रही है। लेकिन असली शौक तब आया जब पता चला कि जो समन्ड क्रीचर था वो बस एक छोटा सा स्लाइम था। लिन टियान उस चीज़ को देखकर बिल्कुल स्पीचलेस रह गया जो उसने समन किया था। पहले जो स्टूडेंट शॉक में थे अब वह हंसी में फूट पड़े।
उस बेकार से दिखने वाले स्लाइम का मजाक उड़ाते हुए बोले, ये तो कॉम्बैट के लायक भी नहीं है। जबकि स्लाइम मजाकिया अंदाज में लिंटियान की तरफ उछल कर आया। फिर स्लाइम की जानकारी सामने आई, जिसमें वो सिर्फ लेवल 1 पर था और उसके पास सिर्फ 9 अटैक पॉइंट्स और कुछ बेसिक स्किल्स थी। लिंटियान अपने समन्ड क्रीचर के इतने कम स्टेट्स देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। जबकि टीचर ने सबको चुप कराते हुए फाइनल टेस्ट रिजल्ट दिखाने के लिए कहा। अगले ही पल स्क्रीन पर स्कोर आया, सिर्फ 9 पॉइंट्स। सब लोग डिसबिलीफ में थे। टीचर ने भी शर्मिंदगी से धीरे से कहा, 9 पॉइंट्स। फिर टीचर ने लिंटियान को शांत करने की कोशिश की और कहा कि 9 भी एक रिजल्ट है और उसे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। जबकि लिंटियान ने टीचर से एक और मौका मांगा, दोबारा ट्राई करने का। टीचर ने अग्री किया तो लिंटियान ने डिसाइड किया कि अब वो अपना स्पेशल टैलेंट डिमोनिक सैक्रिफाइस स्लाइम पर यूज़ करेगा। टेस्टिंग के लिए उसने पहले 200 HP सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। आसपास के लोग उसका फिर मजाक उड़ाने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं बदलेगा। उसकी HP 1000 से घटकर 800 हो गई। वैसे ही स्लाइम ने ट्रांसफॉर्म होना शुरू किया। स्लाइम के शरीर में जो बदलाव हुआ वो इतना ज़बरदस्त था कि सब लोग शॉक में आ गए। वो हार्मलेस स्लाइम अब एक पावरफुल डिमोनिक फॉर्म में इवॉल्व हो चुका था। लिंटियान भी उसकी न्यू फॉर्म और स्ट्रेंथ देखकर हैरान था। अब डिस्प्ले पैनल पर स्लाइम का लेवल 3 दिखा, HP 1200 और अटैक पावर 120 और एक नई स्किल भी मिली थी। फिर लिंटियान ने स्लाइम को टारगेट पर हमला करने का आदेश दिया, जिससे स्लाइम बेमिसाल स्पीड और ताकत के साथ टारगेट की तरफ दौड़ा। उसकी स्ट्राइक से एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और सबकी आंखों के सामने टेस्टिंग डिवाइस पूरी तरह से स्लाइम के अटैक से डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्प्ले पर जो नंबर आया वो था 120। इसे सभी लोग हैरान रह गए। जबकि एक्सप्लोजन से निकली एनर्जी चारों तरफ फैल गई। हर किसी ने डिसबिलीफ में रिएक्ट किया कि लिंटियान ने ये कैसी ताकत दिखा दी। लिंटियान खुद भी 120 पॉइंट्स का रिजल्ट देखकर हैरान था। टीचर और बाकी सारे स्टूडेंट्स सन्न थे। जिस लड़के को सबसे कमज़ोर माना गया था उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर कर दिया। इसे वोंग डोंग गुस्से से भरा हुआ था। उसे ये मानना मुश्किल हो रहा था कि लिंटियान ने उसे भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर वोंग डोंग को शक होने लगा कि लिंटियान ने चीटिंग की है, क्योंकि फक्सिया के वॉर गॉड फेंग चंगयुआन का स्कोर सिर्फ 101 था, जबकि उसका तो 120वां था। वह ऐसा सोचने वाला अकेला नहीं था। अगले ही पल बाकी स्टूडेंट्स ने भी लिंटियान पर चीटिंग का आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन लिंटियान जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने सिर्फ अपना स्किल यूज़ किया था स्लाइम पर। टीचर ने माना कि स्टूडेंट्स के शक कहीं ना कहीं वैलिड थे, लेकिन लिंटियान ने उसे भरोसा दिलाया, मैंने चीटिंग नहीं की सर, बस अपना टैलेंट यूज़ किया है। टीचर चुपचाप डिस्ट्रॉयड डिवाइस को घूरते रहे। वो साफ तौर पर अनश्योर थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अनाउंस किया कि डिवाइस ख़राब हो चुका है। इसका मतलब लिंटियान चीटिंग कर ही नहीं सकता था। इस पर वोंग डोंग ने सार्कास्टिकली कहा, वो हाँ, डिवाइस ख़राब हो गया और क्या, लिंटियान जैसा मुझे सरपास कर ही नहीं सकता। फिर स्टूडेंट्स जिद करने लगे कि पहले वाला 9 पॉइंट्स का रिजल्ट ही सही था। लेकिन टीचर ने डिसाइड किया कि लिंटियान का रिजल्ट मालफंक्शन की वजह से कैंसिल किया जाएगा और उसे बाद में दोबारा टेस्ट देने का मौका मिलेगा। इसे स्टूडेंट्स ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया, कहते हुए कि असली स्कोर तो 9 ही था। टीचर ने अथॉरिटी के साथ सबको चुप कराया और बोला, मैं इंचार्ज हूँ और टेस्ट दोबारा होगा जब डिवाइस ठीक हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने वोंग डोंग को उकसाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका गुस्से वाला चेहरा देखा वो तुरंत पीछे हट गया। वोंग डोंग फिर लिंटियान के पास आया और इंसल्ट करते हुए बोला, ट्रैश तो हमेशा ट्रैश ही रहेगा, फिनिक्स कभी नहीं बन सकता। फिर वोंग डोंग और उसकी ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो अब लेवल 1 के ब्लैक एबिस में जाएंगे और लिंटियान को वहीं छोड़ दिया। जबकि लिंटियान ने ठान लिया कि वो भी वहीं जाएगा अपने ट्रांसफॉर्म्ड स्लाइम की पावर को टेस्ट करने। फिर वो दूर जाते हुए उन्हें देखता रहा, जबकि उधर मेंटेनेंस स्टाफ डिस्ट्रॉयड डिवाइस को इंस्पेक्ट कर रही थी और सोच रही थी, एक स्टूडेंट से इतना डैमेज कैसे पॉसिबल है। वो आपस में डिस्कस करने लगे कि शायद स्कूल ने एक और जीनियस प्रोड्यूस किया है। रास्ते में लिंटियान को एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उसे देखकर कहा, तू समनर बनने के लिए ही बना है। लिंटियान को ये बात थोड़ी अजीब लगी, खासकर क्योंकि उस आदमी का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। फिर ओल्ड मैन ने उसे एक लग्जरियस समनर स्टाफ ऑफर किया 300 गोल्ड कॉइन्स में। इसे लिंटियान अनॉयड हो गया, इतना महंगा स्टाफ, वो भी दिखने में तो बस एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा लग रहा था। लेकिन ओल्ड मैन इंसिस्ट करता रहा, ये प्राइस सिर्फ तेरे लिए स्पेशल है, हमारी ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं किसी और को ये रेट पर नहीं दूंगा। अचानक लिंटियान को उस स्टाफ से एक पावरफुल एनर्जी महसूस हुई।
जिससे वो सीरियसली सोचने लगा कि शायद इसे खरीदना चाहिए। आखिर में उसने डिसाइड किया कि उसे ये स्टाफ खरीदना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में डेडिकेटेड समनर गिल्ड्स ही नहीं है और अच्छी समनर गियर मिलना बहुत रेयर है। इस बीच ओल्ड मैन ने फिर से स्टाफ की प्राइस दोहराई, 300 गोल्ड कॉइन्स। फिर पाउच में देखने पर लिंटियान को रियलाइज हुआ कि उसके पास तो सिर्फ 92 कॉइन्स है। तो उसने ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट की कि प्राइस घटाकर 92 कर दे, जिसे ओल्ड मैन ने मान लिया और कहा कि ये 92 कॉइन्स डिपॉजिट की तरह रहेंगे। फिर उसने समझाया कि ये पेमेंट सिर्फ स्टाफ रिजर्व करने के लिए है और इसे क्लेम करने के लिए लिंटियान को फर्स्ट लेवल एबिस के सबसे डीप पार्ट से एक ट्रेजर लेकर आना होगा। अब लिंटियान को रिग्रेट होने लगा कि उसने ये डील क्यों मान ली, क्योंकि उसे ये सब एक एनपीसी की क्वेस्ट जैसा लगने लगा। फिर ओल्ड मैन ने उसे एक नोट दिया और कहा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब तू एबिस के बॉटम तक पहुंचेगा। फिर उसने ज़बरदस्ती लिंटियान से उस डेट कॉन्ट्रैक्ट पर फिंगरप्रिंट लगवा लिया ताकि डील पक्की हो जाए। लिंटियान ने गुस्से में अग्री किया, जबकि ओल्ड मैन ने उसे आखिरी बार वार्निंग दी कि इस डील को भूल मत जाना। लिंटियान के जाने के बाद टीचर ने उस बूढ़े आदमी से बात की जिसे एल्डर फैंग कहा गया। टीचर ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर उसने आगे बताया कि आज का टेस्ट बीच में ही रुक गया था क्योंकि इक्विपमेंट खराब हो गया। जबकि ओल्ड फैंग ने पूछा, क्या आप लिंटियान को जानते हैं? टीचर ने बताया कि लिंटियान उसके स्टूडेंट्स में से एक है और अब जब वो एक समनर बन गया है तो उसका रास्ता बहुत मुश्किल होगा। इस पर ओल्ड फैंग ने सिर हिलाते हुए अग्री किया, हाँ, उसकी राह सच में आसान नहीं होगी। उधर लिंटियान फर्स्ट लेवल एबिस के एंट्रेंस पर पहुंच चुका था, जिसका नाम था कोल्ड वैली एबिस। उसने उस खतरनाक एंट्रेंस को ध्यान से देखा। वहां लगे साइन बोर्ड से उसे पता चला कि इस एबिस में एंट्री के लिए कम से कम 3 से 5 लोगों की टीम ज़रूरी है। उसने नियर बाय एक रैंकिंग बोर्ड भी देखा जिसमें कोल्ड वैली एबिस को सबसे तेज़ पूरा करने वाली टीम्स की लिस्ट थी। टॉप स्कोरर को एक कीमती इनाम मिलना था, एक गोल्डन शील्ड जो 120 एचपी बढ़ाती, 30% आर्मर और 20% मैजिक रेजिस्टेंस बढ़ाता था। रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन किसी फेंग चंगयुआन के नाम थी। तो लिंटियान ने डिसाइड किया कि ये प्राइस इतना अच्छा है कि उसे इसके लिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तभी वोंग डोंग और उसकी ग्रुप फिर से वहाँ आ गई और लिंटियान का मजाक उड़ाने लगे। समनर को तो खेती करनी चाहिए, एबिस में जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने कहा। इससे लिंटियान परेशान हो गया और उन्हें बोला, अपनी लाइफ संभालो, मेरी मैं देख लूँगा। वोंग ने उसे चैलेंज किया, कम से कम 3 लोग चाहिए एंट्री के लिए, तेरे पास तो कोई भी नहीं है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाया कि वो एक सी रैंक वॉरियर और 2 लाई रैंक मैक्स के साथ टीम बना रहा है। इस अनाउंसमेंट से भीड़ अट्रैक्ट हो गई और कई लोग उसकी टीम का हिस्सा बनने के लिए आगे आए। वोंग ने कुछ वॉलंटियर्स चुने और खुद को लीडर डिक्लेयर कर दिया। फिर उसकी टीम कॉन्फिडेंट होकर अबिस की तरफ बढ़ी। उनका गोल था स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ना। अंदर जाने से पहले ही उन्हें उन लोगों के स्केलेटन्स दिखे जो पहले मारे जा चुके थे। ये देखकर टीम के लोग डर गए। तो एक मेंबर ने सबको चेतावनी दी, अगर पीछे रह गए तो हमारी हालत भी यही होगी। तभी वोंग ने कमांड दिया, जल्दी आगे बढ़ो, रुकना मत। लिंटियान दूर से उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसे लगा कि जो 2 नए टीममेट्स हैं वो शायद बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वोंग की टीम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर उसने आगे सोचा कि इस दुनिया में भले ही रिजरेक्शन पॉसिबल हो, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। लिंटियान की करंट स्टेटस में लिखा था लेवल 1 और उसके पास एक एस रैंक टैलेंट और स्किल थी। कुछ लोगों ने उसका एस रैंक टैलेंट नोटिस किया, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एक सुमोनर था। फिर भी लिंटियान भीड़ में अकेला खड़ा था। कोई उसकी टीम में ज्वाइन करने को रेडी नहीं था। वो इधर उधर देखने लगा, उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी हेल्प कर सके। फिर उसने एक लड़की को नोटिस किया, नाम था लीशु, जो एक ई रैंक पार्ट थी, इसलिए ज़्यादातर टीमें उसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं थीं। उसे देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से अकेली वहाँ वेट कर रही थी। तो लिंटियान उसके पास गया और पूछा कि क्या वो उसकी टीम में शामिल होना चाहेगी। लीशु सरप्राइज हो गई कि कोई एस रैंक टैलेंट वाला लड़का उसे अपनी टीम में बुला रहा है। फिर लिंटियान ने आगे जोड़ा कि वो रैंकिंग बोर्ड पर compete करना चाहता है, लेकिन उसे कोई टीममेट नहीं मिल रहा। उसने उससे पूछा कि क्या वो इंटरेस्टेड है। लीशु को उसकी एबिलिटीज़ पर डाउट था, लेकिन वो लिंटियान की अपीयरेंस से इम्प्रेस हुई और खुशी खुशी टीम में शामिल होने के लिए मान गई। लिंटियान ने उससे हाथ मिलाया और उसे ऑफिशियली अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसने लीशु से कहा कि एबिस के अंदर मॉन्स्टर्स को वो संभाल लेगा, उसे बस अपना ख्याल रखना है।
इसी लीशु ब्लश करते हुए खुश हुई। उसे लगा कि लिंटियान उसकी केयर करता है, तो उसने वादा किया कि वो सेफ रहेगी और कोई ट्रबल नहीं करेगी। जबकि लिंटियान ने सोचा कि उन्हें अभी भी अबिस में एंटर करने के लिए तीसरे मेंबर की ज़रूरत है। उसी मोमेंट एक लड़की वहां आई, सूचिंग, जो स्कूल में बहुत पॉपुलर थी और कई स्टूडेंट्स उसे अपनी टीम में रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लिंटियान ने सूचिंग को देखकर खुद से पूछा, क्या ये सच में वही सूचिंग है? सूचिंग ने भी लिंटियान को नोटिस किया और याद किया कि उसका परफॉर्मेंस स्कूल में सबसे ख़राब था और अब वो समनर बन चुका था। तो सूचिंग ने सोचा कि अगर वो लिंटियान की टीम ज्वाइन करती है तो वो आसानी से रैंकिंग बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकती है। इसीलिए वो सीधे लिंटियान के पास गई और बोल्डली बोली, मुझे अपनी टीम में ले लो। बाकी स्टूडेंट्स शॉक थे और नाराज भी कि सूचिंग जैसे टॉप स्टूडेंट ने लिंटियान जैसे लोएस्ट परफॉर्मर को चुना। जबकि लिंटियान हेजिटेट करने लगा क्योंकि उसने उसे इनवाइट भी नहीं किया, फिर भी वो ज्वाइन करना चाहती है। तभी सूचिंग ने साफ कहा कि वो स्पेसिफिकली लिंटियान की टीम ही ज्वाइन करना चाहती है। अब लिंटियान को उसके सूटर्स की बातें सुनकर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जबकि सूचिंग ने सबकी बातों को इग्नोर करते हुए डिक्लेयर किया कि उसने अपनी टीम चूज कर ली है। फिर उसने तुरंत लिंटियान और लीशु से कहा कि वो लोग अब अबिस में एंटर करें। लिंटियान ने सूचिंग से पूछ ही लिया कि वो उसकी टीम क्यों ज्वाइन करना चाहती है। सूचिंग ने जवाब दिया कि वो रैंकिंग बोर्ड पर फर्स्ट प्लेस हासिल करना चाहती है और खुद को प्रूव करना चाहती है, तो उनसे अच्छे टीम पार्टनर कौन ही हो सकते हैं। लिंटियान और लीशु दोनों को उसकी बात थोड़ी इंसल्टिंग लगी, जैसे वो उन्हें बर्डन समझती हो। सूचिंग ने उन्हें पुश किया कि जल्दी चलो और एबिस में एंटर करो। लिंटियान ने सॉफ्टली लीशु से कहा कि सूचिंग को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है और लीशु ने भी एक्सप्रेशन दिया कि 3 लोगों के साथ अंदर जाना थोड़ा रिस्की लग रहा है। तो लिंटियान ने उसे दिलासा दिया कि इससे बेटर ऑप्शंस नहीं है और अगर कभी भी डेंजर लगे तो रिट्रीट कर लेना। फिर टीम ने अबिस में एंटर किया और उनके कदमों के निशान स्नो में छूट गए। जैसे ही वो अंदर गए, तीनों ने एक्सट्रीम कोल्ड महसूस किया। तब लिंटियान ने कहा कि जो कोल्ड रेजिस्टेंस गियर उसने खरीदा था वो बिल्कुल बेकार निकला। लीशु ने कहा कि वो एक सिंपल सी ऑरा यूज कर सकती है जो ठंड को रेजिस्ट कर सके। सूचिंग को उस ऑरा से थोड़ा असर तो हुआ, जिससे उसने माना कि लीशु पूरी तरह से बेकार नहीं है। फिर सूचिंग ने उन्हें जल्दी आगे बढ़ने को कहा क्योंकि उनका गोल था रैंकिंग बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना। उसी वक्त लिंटियान को खतरे का एहसास हुआ। एक लो लेवल डिमोनिक क्रीचर, करप्टेड वॉन्डरिंग वुल्फ, उनके सामने आया। सूचिंग ने इसे एक अच्छा मौका माना अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, तो वो एक पावरफुल हाफ बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई, एक स्पिरिचुअल कैट में, जिससे उसकी असली पहचान सामने आई कि वो एक ड्रूइड थी। फिर सूचिंग ने उस करप्टेड वुल्फ पर ज़बरदस्त हमला किया और उसे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया। लिंटियान ने देखा कि उसकी ये अटैक्स कंटिन्यूअस ब्लीडिंग और डैमेज पहुंचा रही थीं, जिसे वह मारा गया। फिर सूचिंग ने उस वुल्फ के फैंक्स और बेल्ट उठाकर लीशु को गिफ्ट के रूप में दे दिए और कहा कि वो उसके अर्लियर सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार है और उसे किसी का उधार अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लीशु शर्मा गई इस अचानक आए काइंडनेस से, जबकि सूचिंग ने आगे कहा कि उन्हें अब और अंदर जाना चाहिए क्योंकि उनके सामने और भी चैलेंजेस हैं। तभी और भी करप्टेड वुल्व्स सामने आ गए। सूचिंग ने स्टेप फॉरवर्ड लेकर खुद ही उन तीनों वुल्व्स से फाइट की, जिसमें उसने पावरफुल और स्किल्ड अटैक्स से तीनों को अकेले हरा दिया। लेकिन इस इंटेंस फाइट में उसे कुछ इंजरीज भी आईं, जिसे लीशु ने चिंता जाहिर की और कहा कि वो उसे एक बेसिक हीलिंग स्पेल दे सकती है। लेकिन सूचिंग ने मना कर दिया, बोली कि इतनी वीक स्पेल से कोई फायदा नहीं होगा और कहा कि लीशु को अपनी माना बचानी चाहिए। फिर सूचिंग ने खुद की हीलिंग के लिए एक पोशन इस्तेमाल किया और जल्दी रिकवर कर गई, जबकि लिंटियान ने लीशु की तरफ देखकर उसे हिम्मत दी और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तीनों अबिस के और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे कि सूचिंग अचानक रुक गई। उसने अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस किया। अगले ही पल एक पर्पल बीम ऑफ लाइट उसके नीचे से निकलने लगी। सूचिंग ने तुरंत कहा कि ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अगले ही पल एक मैसिव मॉन्स्टर ने ऊपर से सरप्राइज अटैक किया, इतनी तेज़ी से कि सूचिंग उसे प्रॉपरली देख भी नहीं पाई। उसके एक हमले से ज़ोरदार एक्सप्लोजन हुआ
स्नो और डस्ट हवा में उड़ गए और सूचिंग जमीन पर जोर से गिरी। धूल हटते ही उन्हें समझ आया कि अटैकर एक लेवल 4 का करप्टेड एलीट ज़ॉम्बी बीस्ट था, जिसकी ऑफेंस और डिफेंस दोनों बहुत हाई थी। ये उस एरिया का गार्डियन था और किसी को आसानी से पास नहीं जाने देता। सूचिंग ने उसकी ताकत को एक्नॉलेज करते हुए कहा कि इसे हराना बहुत मुश्किल होगा। लीशु घबराकर पूछने लगी कि इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर वहां कैसे आ गया। लिंटियान ने अंदाजा लगाया कि शायद ये क्रीचर प्रोवोक हो गया होगा, क्योंकि सूचिंग ने बहुत सारे वुल्फ्स को मारा था। जबकि सूचिंग ने अपनी स्पीड पर भरोसा करते हुए उस मॉन्स्टर पर हमला किया, लेकिन वो क्रीचर उससे भी ज्यादा तेज निकला। मॉन्स्टर ने लाइटनिंग स्पीड से सूचिंग पर जोरदार हमला किया, जो सीधे उसकी बॉडी पर लगा। सूचिंग जमीन पर फिर से जोर से गिरी। इस बार वो पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। लीशु घबराकर लिंटियान की तरफ भागी और उससे गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज सूचिंग को बचा लो। उधर मॉन्स्टर अपने आखिरी जानलेवा हमले के लिए तैयार हो रहा था और उस वक्त सूचिंग जमीन पर पड़ी हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर लिंटियान ने अपनी डिमोनिक स्लाइम को समन किया, एक जबरदस्त पावर के साथ अपनी टीममेट को बचाने के लिए। अब स्लाइम लेवल 3 तक पहुंच चुका था और उसमें हाई अटैक पावर और डेंजरस एबिलिटीज थी, जिसे लिंटियान ने तुरंत आदेश दिया कि डेविल्स डांस स्किल का इस्तेमाल करो और मॉन्स्टर पर हमला करो। स्लाइम ने गजब की स्पीड से हमला किया और मॉन्स्टर को भारी डैमेज दिया। इस जोरदार अटैक से मॉन्स्टर का फोकस टूट गया और उसका फिनिशिंग स्ट्राइक मिस हो गया, जिससे सूचिंग आखिरी पल में बच गई, जिससे मॉन्स्टर शॉक में पीछे हट गया, कंफ्यूज्ड कि उसका अटैक कैसे फेल हो गया। तभी लिंटियान अपनी टीममेट्स के सामने मजबूती से खड़ा हो गया, कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड। उसने लीशु से कहा, सूचिंग को सेफ जगह ले जाओ और उसकी हीलिंग शुरू करो, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। अब एलिट मॉन्स्टर फ्यूरियस हो चुका था। अपनी हार से गुस्से में भरकर उसने लिंटियान पर एक फ्यूरियस असॉल्ट की तैयारी शुरू कर दी। जबकि लिंटियान ने स्लाइम को कमांड दिया, स्लाइम स्पिट इस्तेमाल करो। स्लाइम हवा में कूदा और सीधा मॉन्स्टर पर एसिडिक अटैक दागा। मॉन्स्टर ने उसे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन शॉक में रह गया जब उसकी बॉडी स्लाइम के एसिड से करोड़ होने लगी। जबकि लिंटियान ने तुरंत स्लाइम को फिर से डेविल्स डांस यूज करने को कहा ताकि डैमेज और बढ़े। उसे महसूस हुआ कि मॉन्स्टर की डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि एक्सपेक्टेड डैमेज का सिर्फ 50% ही हो रहा था। लेकिन तभी उसे पता चला कि स्लाइम के एसिड ने धीरे धीरे मॉन्स्टर की बॉडी को गलाना शुरू कर दिया था। तो लिंटियान ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। उसने स्लाइम को कहा कि अब मॉन्स्टर के लोअर बॉडी पर टारगेट करो, क्योंकि वहां डिफेंस कमजोर है। स्लाइम तेजी से दौड़ा और मॉन्स्टर की एंकल पर एक प्रिसाइज हिट मारा। प्लान काम कर गया। मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा गया। उधर लीशु ने सूचिंग पर एक बेसिक हीलिंग स्पेल डाली, जो अब भी बेहोश पड़ी थी। लिंटियान ने कंफर्म कर लिया कि स्ट्रैटेजी सही जा रही है, तो उसने स्लाइम को लोअर हाफ पर अटैक्स जारी रखने का आदेश दिया। स्लाइम फिर से उछला और लगातार एसिड अटैक्स की बरसात कर दी। मॉन्स्टर की बॉडी तेजी से पिघलने लगी और वो टूटने लगा। आखिरकार लिंटियान ने उस एलीट ज़ॉम्बी बीस्ट को पूरी तरह हरा दिया और उसे 120 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, साथ ही वैल्यूएबल लूट भी, कॉप्स हैमर, 10 वुल्फ हाइड और 10 वैंग्स। लिंटियान इस मैसिव एक्सपी से चौंक गया। उसे लगा कि ये बोनस उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने से हायर लेवल मॉन्स्टर को हराया था और इसी से उसका लेवल 1 से सीधे लेवल 2 हो गया। लीशु उसकी ऐसी ताकत देखकर दंग रह गई। उसने सोचा, क्या सभी समनर्स इतने पावरफुल होते हैं? लेकिन सूचिंग ने साफ कहा, नहीं, आम तौर पर समनर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते। ये तो बस लिंटियान ही है जो एक्सेप्शनल है। भीतर से सूचिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। उसने सोचा कि लिंटियान की इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी वाकई में इंटिमिडेटिंग थी। एक एलीट मॉन्स्टर को अकेले हराना वो किसी आम इंसान का काम नहीं। लड़ाई के बाद लिंटियान सीधे सूचिंग के पास गया और पूछा, तुम ठीक हो ना? इससे सूचिंग का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। वो फ्लस्टर्ड थी और अपनी फीलिंग्स छिपाने की कोशिश कर रही थी। फिर स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हुए उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट है। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। लीशु ने उसकी हालत देखकर सलाह दी कि थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी हीलिंग स्पेल धीरे धीरे असर करती है और इतनी जल्दी सूचिंग की चोटें ठीक नहीं होंगी। लेकिन सूचिंग ने स्टबनली मना कर दिया। उसने कहा कि वो अब भी लड़ सकती है और उसे रैंकिंग बोर्ड में टॉप पर पहुंचना ही है। वो ज़बरदस्ती खड़ी हुई, लेकिन खड़े होते ही उसके पैर कांपने लगे, जिससे साफ का पता चल गया कि उसकी हालत सच में ठीक नहीं है। लिंटियान इरिटेट होकर उसके पास गया और कहा,
अगर अभी मर गई तो रैंकिंग का क्या फ़ायदा। सूचिंग थोड़ी देर चुप रही, फिर आखिरकार मान गई और आराम करने को तैयार हो गई। तो लिंटियान ने बताया कि पास ही एक केव है जहां वो रात बिता सकते हैं। तीनों उस ग्लोइंग सी दिखने वाली केव की तरफ बढ़े जो बर्फीले पहाड़ों में थोड़ी गर्माहट सी दे रही थी। अंदर पहुंचकर लिंटियान ने एक छोटी सी आग जलाई, जबकि लीशु और सूचिंग ब्लैंकेट्स पर बैठ गईं और सोने की तैयारी करने लगीं। लिंटियान ने कहा, तुम दोनों आराम करो, मैं बाहर पहरा दूंगा। लीशु तो थकान और माना की एग्जॉशन से तुरंत सो गई, बड़बड़ाती रही कि उसने बहुत ज़्यादा मैजिक यूज़ कर लिया है। सूचिंग ने यह देखकर कहा, वाओ, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी सो जाएगी। लिंटियान ने उसे भी सोने को कहा और बोला, डोंट वरी, मैं अलर्ट रहूँगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगा, सूचिंग ने उसे रोक लिया। वो बोली, थैंक्स, मुझे बचाने के लिए। लिंटियान थोड़ा सरप्राइज हुआ और उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सूचिंग ने जल्दी से कहा, मैं वैसे लोगों में से नहीं जो एहसान भूल जाते हैं, बस भूल जाना मैंने क्या कहा। फिर वो एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए फ़ौरन लेट गई और मुंह फेर लिया। लिंटियान मुस्कुराया और बाहर चला गया, सोचते हुए, बाहर से तो ये लड़की काफ़ी ईगोइस्टिक और बोल्ड लगती है, लेकिन अंदर से काफ़ी ऑनेस्ट और सीधी है। उधर केव के अंदर सूचिंग चुपचाप लेटी थी, लिंटियान की बातों को सोचती रही। बाहर अकेला खड़ा लिंटियान अपने स्टैट्स चेक करने लगा, ये याद करते हुए कि उसका लेवल अब बढ़ गया है। उसने देखा कि उसका एचपी बढ़कर 1200 हो गया है, साथ ही अटैक और डिफेंस भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। और उसे एक नई स्किल मिली थी, फुल आर्म, जो उसके समन्ड क्रीचर्स की एबिलिटीज़ को इन्हांस करती है। इसलिए लिंटियान बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे उसकी पूरी स्ट्रेंथ को एक मेजर अपग्रेड मिल गया हो। उसे पता चला कि अब उसके पास 400 एक्स्ट्रा एचपी है, जिन्हें वो अपने डिमोनिक स्लाइम को लेवल 4 तक बढ़ाने में यूज़ कर सकता है। तो उसने फ़ौरन अपनी स्पेशल स्किल डिमोनिक सैक्रिफाइस एक्टिवेट की और वो 400 एचपी सैक्रिफाइस करके स्लाइम को इंस्टेंट लेवल अप कर दिया। जैसे ही डिमोनिक सैक्रिफाइस एक्टिवेट किया गया, स्लाइम सीधा लेवल 7 तक पहुंच गया। उसका साइज बड़ा हो गया और वो दिखने में भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन इसके साथ ही लिंटियान का एचपी गिरकर 800 रह गया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लिंटियान ने स्लाइम के स्टार्स में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखा, जिसमें उसे एक नई स्किल भी मिली, स्प्लिट। लिंटियान सोचने लगा कि ये स्किल सिर्फ क्लोनिंग जैसी है या कुछ अलग। इस तरह जिज्ञासु होकर उसने स्लाइम को स्प्लिट इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया। अचानक स्लाइम हवा में उछला और दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। ये देखकर लिंटियान हैरान रह गया। उसने तुरंत फिर से स्प्लिट एक्टिवेट करने को कहा ताकि वो स्किल की इफेक्टिवनेस को बेहतर समझ सके। स्लाइम ने दोबारा खुद को स्प्लिट किया। अब सामने 4 स्लाइम फॉर्म्स थे। लिंटियान ने नए स्लाइम के स्टैट्स पर नज़र डाली। उनका एचपी पहले से आधा था, स्पीड बढ़ गई थी, लेकिन डिफेंस काफ़ी गिर चुका था। तभी एक मैसेज पॉपअप हुआ, स्प्लिट स्किल का ड्यूरेशन सिर्फ 3 मिनट था। ये देखकर लिंटियान थोड़ा परेशान हो गया कि ये स्किल शायद लंबे बैटल्स में ज़्यादा काम की नहीं होगी। तभी अचानक पीछे केव से अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई खतरा नज़दीक आ रहा हो। लिंटियान ने तुरंत अंदाज़ा लगाया कि लीशु और सूचिंग डेंजर में है। वो फौरन केव की तरफ दौड़ा। केव के अंदर एक भयानक मॉन्स्टर लड़कियों के सामने आ चुका था और दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थीं। तो लिंटियान ने बिना समय गंवाए अपने स्लाइम को स्लाइम स्पिट अटैक करने का ऑर्डर दिया। स्लाइम ने अपना पावरफुल एसिड हमला किया, लेकिन मॉन्स्टर पर इसका बहुत कम असर हुआ, जिससे लिंटियान हैरान हुआ, ऐसा हमला इतना वीक कैसे हो सकता है। तभी मॉन्स्टर ने एक ज़बरदस्त हमला किया, जिससे स्लाइम के टुकड़े बैटलफील्ड में बिखर गए। इससे स्लाइम पूरी तरह से गुस्से में आ गया, लेकिन वो तेज़ी से भागते उस मैसिव रैबिट बीस्ट पर एक भी सॉलिड हिट नहीं कर पा रहा था। वो रैबिट बीस्ट इतनी स्पीड से वॉर कर रहा था कि स्लाइम डिफेंड तक नहीं कर पा रहा था। हर हमला स्लाइम की एचपी तेजी से कम कर रहा था। लिंटियान अब चिंतित हो गया। उसे लग रहा था कि स्लाइम इस तरह डायरेक्ट फाइट में टिक नहीं पाएगा। तो उसने तुरंत स्ट्रेटेजी बदली, स्लाइम को पीछे हटने का आदेश दिया और डेविल स्टांस और बर्निंग स्लाइम जैसी लॉन्ग रेंज स्किल्स से हमला करने को कहा। अब वो डिस्टेंस मेंटेन करके रैबिट बीस्ट पर काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। स्लाइम ने जैसे ही लिंटियान का ऑर्डर सुना, उसने तुरंत हमला किया, लेकिन वो जायंट रैबिट इतनी तेज़ी से डॉज कर रहा था कि कोई भी अटैक सही से हिट नहीं हो पा रहा था, जिससे लिंटियान फ्रस्ट्रेशन से भर गया। उसे ये रैबिट प्रैक्टिकली अनटचेबल लगने लगा। अब ये साफ हो चुका था कि वो सब सीरियस डेंजर में थे। लीशु डर से कांप रही थी और उसने कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं, बल्कि कोल्ड वैली एबिस का सबसे खतरनाक क्रीचर है, जायंट स्नो रैबिट।
इसने पहले भी कई स्ट्रॉन्ग टीम्स को ख़त्म कर दिया था अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से। सूचिंग ने घबरा कर पूछा, हमने तो इसके टेरिटोरी में भी कदम नहीं रखा, फिर इसने हम पर हमला क्यों किया? लीशु डरते हुए लिंटियान की ओर मुड़ी और कहा, ये तो सारे स्लाइम अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा है, क्या अब हमें कुछ करना चाहिए? लिंटियान ने महसूस किया कि डेविल स्टैंस अभी कूल डाउन पर है, उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी चिंता बढ़ गई। उसने तुरंत स्लाइम को पीछे हटने का ऑर्डर दिया ताकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, लेकिन रैबिट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो स्लाइम पर लगातार पावरफुल हिट्स कर रहा था, जिसे लीशु अब और चुप नहीं रह पाई। उसने डिसाइसिवली कहा, अब मुझे कुछ करना होगा। सुचिंग ने उसे रोका, वेट करो, ऐसे भागना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन लीशु ने उसकी एक ना सुनी। वो साहस के साथ जाइंट रैबिट की ओर भाग गई। उसने एक पत्थर उठाया और जोर से फेंकते हुए चिल्लाई, अरे बेवकूफ़ खरगोश, मुझे पकड़ के दिखा। सरप्राइजिंगली इस हरकत ने काम कर दिया। रैबिट का ध्यान अब पूरी तरह लीशु पर था। वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसे फुल स्पीड से चेस करने लगा। लीशु समझ नहीं पाई कि उसने खुद को खतरे में डाल दिया है। भागते हुए वो ट्रिप्ड हो गई और गिरने ही वाली थी कि डर से उसने एक गाजर निकालकर उसकी तरफ फेंक दी। लेकिन हैरानी की बात, रैबिट तुरंत रुक गया। उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। वो सडनली खुश और शांत हो गया। उसने कैरेट उठाई और मज़े से खाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लिंटियान, सूचिंग और लीशु तीनों हैरान खड़े रहे। ये तो बस भूखा था, लिंटियान बोला। सूचिंग ने लीशु से पूछा, तुम्हारे पास कैरेट क्यों थी? लीशु शर्मिंदा होते हुए बोली, मुझे लगा ट्रैवल में स्नैक्स लाना ज़रूरी होता है। लेकिन तभी रैबिट ने फिर लीशु की ओर देखा और ज़ोर से ग्रंट किया जैसे और खाने की मांग कर रहा हो। लीशु डर के मारे फिर दौड़ने लगी और अपनी बची हुई गाजरें पीछे फेंकने लगी। इसे लिंटियान को समझ आ गया, ये डिस्ट्रैक्शन परफेक्ट है। उसने जल्दी से कहा, लीशु, अपना फूड बैग सूचिंग को दो। लीशु ने बैग फेंका। सूचिंग अचानक सरप्राइज हुई, लेकिन उसने उसे कैच कर लिया। रैबिट ने अब सूचिंग की ओर घूरा। वो इसे इरिटेटेड था। सूचिंग को सीरियसनेस समझ आ गई। उसने तुरंत अपने ऑफेंसिव बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया और लिंटियान से पूछा, प्लान है क्या तुम्हारे पास? लिंटियान ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, हाँ, और इस बार हम इसे फिनिश करेंगे। लिंटियान ने शांत मुस्कान के साथ कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस क्रीचर को गिरा कर ही रहूंगा। उधर जाइंट रैबिट और भी ज्यादा फ्यूरियस हो चुका था। उसने लाइटनिंग स्पीड से हमला कर दिया। सूचिंग ये देखकर शॉक्ड रह गई। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्शन करे। उसने जल्दी से लिंटियान से चिल्लाकर पूछा, अब क्या करें? ये रैबिट तो बहुत तेज और ताकतवर है। तब लिंटियान ने उसे एक स्पेसिफिक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे इस लोकेशन की तरफ ल्यूर करो। सूचिंग को तुरंत समझ आ गया कि लिंटियान का प्लान क्या है। उसने सिर हिलाकर सिग्नल दिया और दौड़ पड़ी। रैबिट ने पीछे से हमला किया, लेकिन सूचिंग ने बिना रुके उसे उस जगह की ओर लीड किया जहां लिंटियान का ट्रैप सेट था। रैबिट बिना कुछ सस्पेक्ट किए उसके पीछे पीछे भागता रहा और ठीक उसी स्पॉट पर पहुंच गया। जैसे ही रैबिट ने टारगेट जोन में कदम रखा, लिंटियान ने सिग्नल दिया। ट्रैप एक्टिवेट हुआ और एक जोरदार क्रैश के साथ रैबिट उसमें फंस गया। बुरी तरह घायल होकर कुछ सेकंड के लिए इमोबिलाइज हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए लिंटियान ने तुरंत कमांड दिया, अब स्लाइम फुल पावर से अटैक करो। स्लाइम ने बिना देर किए एक पियर्सिंग ब्लो रैबिट के बॉडी में दे मारा। लिंटियान ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए सोचा, तेरा खेल खत्म है, तू मेरी ट्रैप में फंस चुका है। उसने स्लाइम को कहा, स्प्लिट और स्लाइम स्पिट दोनों एक साथ यूज करो। रैबिट इस सडन कॉम्बो से पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गया। वो शॉक में फ्रीज हो गया और स्लाइम को डर के मारे देखने लगा। स्लाइम ने एक विकेट स्माइल दी, जो देखकर खुद रैबिट के रोंगटे खड़े हो गए। फिर स्लाइम ने बिना रुके ब्रूटल स्ट्राइक्स की बरसात कर दी। हर हिट के साथ रैबिट का हेल्थ तेजी से गिरने लगा। आखिरकार लिंटियान ने जायंट स्नो रैबिट को हरा दिया, जिसे उसे 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और वो अगले लेवल के काफ़ी करीब पहुंच गया। लेकिन उसने खुद माना, ये फाइट एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा टफ थी और ये तो बस लेवल 5 का मॉन्स्टर था। तो उसने सोचा, स्लाइम की एबिलिटीज़ ग्रुप एनिमीज़ के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन जब सामने कोई अकेला पावरफुल ओपोनेंट हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। बैटल खत्म होते ही लीशु ने लंबी सांस ली, राहत महसूस करते हुए। मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गई थी उस रैबिट की वजह से। लेकिन रिलीफ ज़्यादा देर तक नहीं टिका। वो गुस्से में लिंटियान की तरफ मुड़ी और बोली, तुमने मुझे जानबूझ के पेट बनाया था ताकि वो मॉन्स्टर ट्रैप में फंसे। लिंटियान ने ऑकवर्ड सा मुस्कुराकर माफ़ी मांगी, सॉरी, पर तुम ही एकमात्र तेज थी जो उस रैबिट से बच सकती थी।
अपनी तारीफ सुन सूचिंग की एम्बैरेसमेंट और भी बढ़ गई। उसके तुरंत बाद सूचिंग ने गुस्सा लीशू पर निकालना शुरू कर दिया। तुम कैरेट्स लेके अबिस में क्यों आई थी? उसी की वजह से तो रैबिट आया। लीशू शर्मिंदा हो गई और बोली, मैं तो बस सभी के लिए थोड़ा ड्राई फूड ले आई थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आए। जब ये दोनों बहस कर ही रही थीं, लिंटियान की नज़र लीशू के बैग पर पड़ी और उसने तुरंत दोनों को रोक दिया। उसने बताया, इस जाइंट स्नो रैबिट को हराने पर हमें 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, अभी तक के सबसे ज़्यादा। इसका मतलब हुआ अगर हम और ऐसे रैबिट्स को मारें तो जल्दी लेवल अप कर सकते हैं। फिर उसने याद दिलाया, कोल्ड वैली अबिस को क्लियर करने के लिए हमें जोन बॉस को हराना होगा और उसके लिए हमारा लेवल कम से कम 4 तो होना चाहिए। अभी लिंटियान था लेवल 3 पर, लीशू और सूचिंग दोनों लेवल 2 पर थे। फिर लिंटियान ने आगे बताया, हमें कम से कम 5 स्नो रैबिट्स और मारने होंगे हर एक को, तभी लेवल 4 तक पहुंच पाएंगे। लीशू को चिंता हो गई, एक रैबिट को हराने में इतनी मुश्किल हुई, 5 को कैसे मारेंगे? तब लिंटियान ने कॉन्फिडेंट हंसी के साथ कहा, इस बार हम शिकार नहीं होंगे, हम होंगे शिकारी। सुचिंग ने तुरंत सपोर्ट किया, रैंकिंग्स में ऊपर जाना है तो बिखरे हुए मॉन्स्टर्स ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बेट डालकर उन्हें अट्रैक्ट करना ज़्यादा बेहतर है। सभी इस प्लान पर अग्री हो गए। उन्होंने केव के पास एक ओपन एरिया में कैरेट रखी ताकि कोई नियर बाय रैबिट उसे देख सके। प्लान ने तुरंत काम किया। एक स्नो रैबिट आया और कैरेट खाने लगा, बिना ये समझे कि वो ट्रैप में फंस चुका है। तीनों ने एक साथ सरप्राइज अटैक लॉन्च किया और रैबिट को आसानी से हरा दिया। वे 3 घंटे लगातार फाइट करते रहे और आखिरकार सभी ने लेवल अप कर लिया। लिंटियान पहुंचा लेवल 5 पर, लीशू और सूचिंग दोनों पहुंच गईं लेवल 4 पर। लिंटियान ने कहा कि अब तक वे इस कोल्ड वैली एबिस में 5 घंटे बिता चुके थे। लीशू एक्साइटेड होकर बोली, हमने सिर्फ वनीते 5 घंटे में लेवल 4 तक पहुंच लिया, ये तो रिकॉर्ड ब्रेकर है। जबकि फेंक चंग्युआम का करंट बेस्ट रिकॉर्ड था 8 घंटे। तो उसने पूछा, क्या हम वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? सुचिंग ने सिर हिलाकर कहा, इतना आसान नहीं होगा, बॉस मॉन्स्टर बैठे बैठे तो हराया नहीं जाएगा। लिंटियान ने भी अग्री किया, बॉस एक ज़ॉम्बी कमांडर है और उसके पास 2 पावरफुल सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें हराने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इसे लीशू अभी भी काफ़ी परेशान थी। उसने घबराते हुए पूछा, अब हम क्या करें? सुचिंग ने कुछ सोचा और बोली, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर रुककर आराम करना चाहिए और फाइनल बैटल से पहले खुद को प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहिए। लिंटियान ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। इस बार हम किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। ब्रेक के दौरान लिंटियान एक कोने में बैठ गया और अपने स्किल्स को रिव्यू करने लगा। फिर उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी डिमोनिक सैक्रिफाइस एक्टिवेट की और अपने 300 एचपी कुर्बान करके डिमोनिक स्लाइम को लेवल 9 तक अपग्रेड कर दिया। मगर अपग्रेड करने के बाद भी स्लाइम में कोई खास बदलाव नहीं आया, जिससे लिंटियान की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा। साथ ही उसने महसूस किया कि हर लेवल के बाद उसकी एचपी गेन कम होती जा रही थी और अब उसे एबिस के बाहर जाकर कोई और तरीका ढूंढना होगा अपनी स्टैट्स बढ़ाने का। तभी अचानक केव के बाहर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। तीनों चौंक कर खड़े हो गए और बिना वक्त गंवाए बाहर की तरफ दौड़े। जो उन्होंने देखा उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। आसमान में एक मिथिकल रेडिएंट क्रीचर चमक रही थी, बड़े पंखों वाला, रोशनी से नहाया हुआ यूनिकॉर्न। वो था कोल्ड वैली अबिस का हिडन बॉस, एक एलिगेंट लेकिन बेहद खतरनाक प्राणी। लिंटियान को थोड़ा थ्रिल भी हुआ कि उसे ये रेयर बॉस देखने को मिला, लेकिन साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि ये क्रीचर उनकी औकात से कहीं ज़्यादा पावरफुल था। यूनिकॉर्न ने अपनी मैजिकल ऑरा फैलानी शुरू कर दी, जिसे एक ग्लोइंग फील्ड बन गया जिसने लिंटियान को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी हिप्नोसिस में चला गया हो। उसी वक्त डिमोनिक स्लाइम ने जोर से उसे काटा, जिससे लिंटियान का ट्रांस टूट गया और बोला, क्या हुआ? लेकिन जैसे ही बाजू में पड़ी वो तुरंत चिल्लाया, सुचिंग, लीशू, रुको, ये इल्यूजन है। लेकिन दोनों लड़कियां धीरे धीरे क्लिफ के एज की तरफ बढ़ती रहीं, आंखों में अजीब सी चमक के साथ। उनके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, कितना सुंदर है। वो दोनों क्लिफ के एज पर पहुंच गईं और फिसलने लगीं। लिंटियान ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और ऐन वक्त पर दोनों को खींच लिया, वरना वो दोनों गिर चुकी होती। तीनों जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह से हाँफते हुए उस हिप्नोसिस से बाहर आकर। सुचिंग ने थरथराती आवाज में कहा, मुझे लगा था अबिस का बॉस तो ज़ॉम्बी कमांडर है, ये यूनिकॉर्न तो लेजेंडरी क्रीचर है, ये यहाँ क्यों आया? लीशू ने कन्फ्यूजन में पूछा, हमने तो पहले भी वुल्फ्स और ज़ॉम्बीज मारे थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर अब क्यों? तब सुचिंग ने समझाया,
वुल्व्स और ज़ॉम्बीज करप्टेड या अनडेड थे, लेकिन स्नो रैबिट्स असली लिविंग बीइंग्स हैं। यूनिकॉर्न जैसे क्रीचर्स प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे इनोसेंट जीवनों को। हमसे गलती से बहुत सारे रैबिट्स मर गए और इसलिए यूनिकॉर्न आ गया। फिर उसने डरते हुए कहा, हिडन बॉस एक्टिवेट हो चुका है और ये ज़ॉम्बी कमांडर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अब शायद हम में से कोई भी जिंदा ना बच पाए। लीशु अब और भी ज़्यादा डर चुकी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा, मुझे यहाँ मरना नहीं है। क्या हमें भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? लिंटियान ने एकदम ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचा लीशु। हमने बहुत ज़्यादा रैबिट्स मार दिए हैं। अब वो यूनिकॉर्न हमें सीधा खतरा मानता है। अचानक लीशु ने शर्म से सिर झुका लिया। ये सब मेरी गलती है। मुझे वो कैरेट्स नहीं लाने चाहिए थे। अगर हम सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का ही शिकार करते तो शायद ये सब ना होता। लिंटियान ने लीशु के कंधे पर हाथ रखा और नर्म आवाज़ में कहा, नहीं लीशु, तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन कैरेट्स की वजह से हमें रैबिट्स जल्दी मिले और हमने फास्ट लेवल अप किया। अब अगर हम इस बॉस को हरा दें तो हम फर्स्ट प्लेस ले सकते हैं। उसकी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं खुद इस हिडन बॉस को संभाल लूंगा और किसी को चोट तक नहीं आने दूंगा। दूसरी तरफ सुचिंग शांत और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यूनिकॉर्न से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे रास्ते में मत आना इस बार। लीशु ने मुस्कुराकर दोनों को थैंक्स कहा। तुम लोग अमेजिंग हो, सीरियसली। उसी पल आकाश से तेज रोशनी की एक लहर फिर दिखाई दी। मिथिकल यूनिकॉर्न वापस आ गया था। बिना वक्त गंवाए उसने एक खतरनाक मैजिकल असॉल्ट शुरू कर दिया। यूनिकॉर्न ने अपना डेवस्टेटिंग स्किल थॉर्न चार्ज एक्टिवेट किया और रॉकेट जैसी स्पीड में उनकी तरफ भागा। जहां जहां से वो गुजरा जमीन चटक गई, पत्थर उड़ने लगे। एक सेकंड में वो हवा में उड़ा और सीधा उनकी ओर आया। उसकी स्पीड इतनी थी कि बस एक शैडो ही दिखी। लिंटियान जोर से चिल्लाया, सब अलग हो जाओ जल्दी। सभी ने किसी तरह डॉज किया और यूनिकॉर्न का हमला जमीन पर भयंकर एक्सप्लोजन में बदला। वहां एक बड़ा क्रेटर बन गया। चारों तरफ धूल और पत्थर उड़ गए, लेकिन यूनिकॉर्न रुका नहीं। उसने अगला स्किल एक्टिवेट किया, सोल प्यूरिफिकेशन सॉन्ग, जिससे एक हिप्नोटिक एनर्जी चारों तरफ फैल गई। टीम के सब लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगे। लिंटियान ने जोर से चिल्लाया, लीशु, ये स्किल बहुत डेंजरस है, रेजिस्ट करो। लीशु ने फौरन रिएक्ट किया। उसने अपनी म्यूजिकल एबिलिटीज एक्टिवेट की। उसने सेजस मेलोडी, लॉलाबाई और मार्च ऑफ द वॉर गॉड एक के बाद एक इस्तेमाल की, जिससे यूनिकॉर्न की चार्म पावर धीरे धीरे कम होने लगी। उसके काउंटर सॉन्ग्स का असर साफ दिखा। यूनिकॉर्न को दर्द महसूस होने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन वो क्रीचर इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने अगला खतरनाक स्किल एक्टिवेट किया, ट्रैम्पलिंग असॉल्ट। वो पूरी स्पीड से लीशु की तरफ दौड़ा। लीशु एक पल के लिए डर से पत्थर हो गई। उसकी टांगें नहीं हिल रही थीं। वो बस यूनिकॉर्न को आते देखती रही। लेकिन ठीक उस वक्त सुचिंग ने बिजली की स्पीड से दौड़ लगाई और लीशु के सामने आकर खड़ी हो गई। बूम! यूनिकॉर्न का पूरा हमला सुचिंग ने झेल लिया और लीशु की जान बच गई और पूरी हिम्मत के साथ वह यूनिकॉर्न के सामने आ गई। उसके इरादे बिल्कुल साफ थे। वो मॉन्स्टर को कर रही थी ताकि उसका ध्यान बाकियों से हट जाए। अब यूनिकॉर्न गुस्से में पागल हो चुका था। उसने जोर से दहाड़ लगाई और अपनी पूरी अटेंशन सुचिंग पर फोकस कर दी। सुचिंग लाइटनिंग जैसी स्पीड से इधर उधर मूव कर रही थी। वो बार बार यूनिकॉर्न को टीज कर रही थी, उसे चिढ़ा रही थी, जैसे उसे इस खतरे का थ्रिल सच में पसंद आ रहा हो। आजा, यही तेरी पूरी ताकत है, उसने हंसते हुए कहा, हर एक अटैक को डॉज करते हुए। उसकी आंखों में एक चमक थी, प्योर कॉन्फिडेंस। उसे पता था कि अब यूनिकॉर्न का सारा ध्यान उसी पर था। उसने मन ही मन सोचा, बस यही मौका है लिंटियान। लेकिन तभी लिंटियान की नज़र एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर पड़ी और वो जोर से चिल्लाया, सुचिंग, ध्यान दो। अगले ही पल वो यूनिकॉर्न एकदम से ऊपर कूदी और सीधा सुचिंग की पीठ में अपना सिंग घुसा दिया। सुचिंग को खुद यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो गया। इसे आगे कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही वो उसे ज़मीन पर फेंक देता है। ये पूरी सिचुएशन देखकर लीशु तुरंत उसकी तरफ दौड़ी, उसका नाम चिल्लाई और घबरा गई, क्योंकि सुचिंग अब उस यूनिकॉर्न के हमले से बुरी तरह घायल हो चुकी थी। अब यूनिकॉर्न उनके ऊपर खड़ा था, जबकि उसने उसे गोदी में लेकर जगाने की कोशिश की बिना डरे। जबकि ये पूरा सीन देखकर लिंटियान एकदम गुस्से में आ गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी गलती ये थी कि उसने फाइट पर पूरा ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से ये सब हो गया। इसलिए तुरंत उसने अपने डेमोनिक स्लाइम को बुलाया और उसे एक एक्स्ट्रा अपग्रेड दे दी, जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही स्लाइम लेवल अप हुआ, वो खुश होकर उछलने लगा और तभी वो यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ा। लेकिन यूनिकॉर्न भी फास्ट था।
उसने पीछे से आते स्लाइम की प्रेशर को फील किया और झट से पलटा, मगर जैसे ही वो मुड़ा उसे स्लाइम अपने पीछे खड़ा दिखा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्लाइम अपनी मुंह के अंदर एक अजीब चीज भर देता है और एक नया अटैक तैयार करता है, एक पावरफुल डेमोनिक स्पिट। वो अटैक इतना तेज था कि सीधा यूनिकॉर्न पर लग गया, जिसे वो थोड़ा दूर से आ गिरा। दोनों लड़कियां ये देखकर हैरान थी। लीशु बोली, ये तो हिडन बॉस है ना, यूनिकॉर्न, जिसे ये कैसे सप्रेस कर रहा है? जिसके जवाब में लिन ने कहा कि यूनिकॉर्न को डार्क एट्रीब्यूट वाले अटैक्स से डर लगता है और उसका ये डिमोनाइज्ड स्लाइम उसमें ही माहिर है। लेकिन ये सब करने के बाद भी लिन टियान जानता था कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए उसने अपने स्लाइम को फिर से ऑर्डर दिया, अटैक जारी रखो। और यूनिकॉर्न ने जैसे इस बात को स्वीकार कर लिया हो, क्योंकि अब स्लाइम उस पर लगातार अटैक करने लगा, बार बार बिना रुके। हर अटैक यूनिकॉर्न को लग रहा था और वो साफ समझ चुका था कि स्लाइम वाकई में बहुत पावरफुल है। अब घबराकर यूनिकॉर्न दूसरी दिशा में भागने लगा। लिंटियान और बाकी सबने देख लिया कि यूनिकॉर्न अब लड़ाई छोड़कर भागना चाहता है। लेकिन लिंटियान ने सीरियस और डिटरमाइंड लुक में कहा, मैं इसे ऐसे भागने नहीं दूंगा। उसने स्लाइम को फिर से डेमोनिक डांस यूज करने का ऑर्डर दिया। ये सुनते ही स्लाइम ने अपनी बॉडी को फिर से फ्लेक्स किया, फॉर्म बदली और फाइट के लिए तैयार हो गया। फिर वो स्लाइम ऊंचाई में कूदा, सीधा उस उड़ते हुए यूनिकॉर्न की तरफ। और जितना भी अनबिलीवेबल लगे, एक स्लाइम होने के बावजूद उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो यूनिकॉर्न की स्पीड को मैच कर रहा था। दोनों अब आमने सामने थे, एक आसमान में उड़ता हुआ पवित्र यूनिकॉर्न और दूसरा डार्क एनर्जी से भरा हुआ डेमोनिक स्लाइम। एक इंटेंस फेस ऑफ के बाद लिंटियान का स्लाइम अपना अगला अटैक तैयार करता है और जब वो अटैक सामने आया वो सीधा यूनिकॉर्न से टकराता है, जिसे देख लिंटियान मुस्कुराकर बस इतना कहता है, शाबाश स्लाइमी। और उसी अटैक के साथ यूनिकॉर्न जमीन पर आ गिरा और पूरे एरिया में धुआं फैल गया। और जब वो धुआं थोड़ा छंटा तो देखा कि यूनिकॉर्न सही सलामत था, जो उन्हें बड़े ही गुस्से से देख रहा था। फिर उसने अपनी सबसे खतरनाक स्किल एक्टिव की, माइंड कंट्रोल ऑनरा, जिससे बचने के लिए लिंटियान ने तुरंत अपने कान ढक लिए और चिल्लाकर सुचिंग को बोला, जल्दी से कान ढक लो। सुचिंग ने पूरी ताकत से अपने मन को स्टेडी किया, लेकिन यूनिकॉर्न की माइंड कंट्रोल स्किल बहुत पावरफुल थी। उधर पीछे खड़ा डेमोनिक स्लाइम चुपचाप सब देख रहा था, जबकि यूनिकॉर्न पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा, जिसे देख लिन ने तुरंत स्लाइम को स्प्लिट स्किल एक्टिवेट करने के लिए कहा। टक्कर में यूनिकॉर्न के हॉर्न ने स्लाइम के शरीर में एक बड़ा सा छेद कर दिया, लेकिन स्लाइम ने पहले ही अपनी स्प्लिट स्किल को यूज कर लिया और अपने आप को दो हिस्सों में बांट दिया। अब यूनिकॉर्न दो स्लाइम्स के सामने था। उसे पता था कि अब फाइट उसकी फेवर में नहीं है और शायद इसी को समझकर यूनिकॉर्न ने अपनी स्टॉम्प एबिलिटी एक्टिव कर दी। इसी बीच लिंटियान के ऊपर एक काउंटडाउन शुरू हो गया। स्क्रीन पर दिखा 2 मिनट 9 सेकंड, जिसे देख वो बोला, अगर ये 0 हो गया तो हिडन बॉस गायब हो जाएगा, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। लेकिन तभी यूनिकॉर्न ने स्लाइम पर अपने भारी पैर से हमला किया, जिसके लिखने से पहले ही लिन ने उसकी कोरोसिव बॉडी एक्टिवेट कर दी थी। हमले से अब स्लाइम गुब्बारे की तरह फुटकर चारों तरफ फैल गया, जो असली स्लाइम था ही नहीं। असली स्लाइम तो पहले ही यूनिकॉर्न के ऊपर था। वो वहीं बैठा हुआ था, अपनी अगली एबिलिटी को तैयार कर रहा था। और जैसे ही उसने अपनी स्किल पूरी तरह से तैयार की, वो पूरे जोर से यूनिकॉर्न पर गिर पड़ा। यूनिकॉर्न ने झट से अपनी गर्दन मोड़ी और पीछे देखा, जहां स्लाइम अपना वॉर पूरी ताकत से तैयार कर चुका था। और उसी पल बिना देर की स्लाइम ने अपना अटैक लॉन्च किया, सीधा यूनिकॉर्न के सिर पर। यूनिकॉर्न उस वॉर से थोड़ा आगे उड़ गया। स्लाइम के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। उसे खुशी हो रही थी कि उसने ये कर दिखाया। लेकिन यूनिकॉर्न का चेहरा, वो अब भी क्रोध में जल रहा था। वो गुस्से में कांप रहा था, पूरे हालात से बुरी तरह चिढ़ चुका था। अब वो सब खत्म करना चाहता था। लेकिन जो अटैक स्लाइम ने उसके सिर पर किया था, वो लगभग एक फैटल ब्लो जैसा था, एक ऐसा वार जो शायद किसी भी मॉन्स्टर को गिरा सकता था। पर यूनिकॉर्न इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने रेज मोड एक्टिव कर लिया। अब वो वाइल्ड हो चुका था, अनकंट्रोलेबल और बहुत ही डेंजरस। लिंटियान को ये समझ आ गया कि अब चीजें हाथ से निकल सकती हैं, इसलिए उसने तुरंत अपने स्लाइम को पीछे हटने को कहा। स्लाइम अपने मास्टर की बात सुनते ही झट से यूनिकॉर्न से कूद गया और जैसे ही वो नीचे उतरा, हम देख पाते हैं यूनिकॉर्न की बॉडी पर पड़े गहरे घाव जो स्लाइम ने दिए थे। स्लाइम अब लिंटियान के पीछे लैंड करता है। लिंटियान अब यूनिकॉर्न की तरफ देख रहा था और यूनिकॉर्न भी अब उसे घूर रहा था। अब पहली बार दोनों एक दूसरे की ताकत को सही मायनों में एक्नॉलेज करते हैं।
लिंटियान सोच में पड़ जाता है, क्या ये यूनिकॉर्न अब भी लड़ाई जारी रखेगा या फिर ये हार मान चुका है। लेकिन तभी वो देखता है यूनिकॉर्न के शरीर से एक बैंगनी तरल गिर रहा है और उस तरल के बीच से छोटे छोटे पेड़ निकल रहे हैं। उससे पहले लिंटियान कुछ समझ पाता कि यह क्या हो रहा है, सुचिंग वहां आ जाती है। वो चीखती है, क्या कर रहे हो लिन, तुम्हें तो फिनिशिंग ब्लो देना था। लेकिन जब उसने देखा कि लिंटियान ऐसा नहीं कर रहा तो उसने खुद ही उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। वह उसे रोक पाता तभी लीशु भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। दोनों अब मिलकर यूनिकॉर्न को फिनिश करना चाहती थीं, जबकि लिंटियान ने बस एक बात कही, रुको प्लीज़। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। सुचिंग ने अपनी सबसे ताकतवर क्लॉ स्किल एक्टिव की और हाई स्पीड डैश से सीधा यूनिकॉर्न की ओर दौड़ पड़ी। लिंटियान बस खड़ा रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो पहुंच गई। उसने अटैक लैंड किया और उसी अटैक से यूनिकॉर्न ज़मीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसे एक शानदार क्रिस्टल मिला, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। लेकिन ठीक उसी खुशी के बीच, जब सब सोच रहे थे कि ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, अचानक उसकी नज़र यूनिकॉर्न पर पड़ती है जो अब रो रहा था। जिसे देख वो अब डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गई और बोली, क्या यह सच में रो रहा है। लेकिन इस बारे में कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहाँ से एक ज़बरदस्त रोशनी उभरती है। लेकिन वो रोशनी सिर्फ दिखने में ही तेज़ नहीं थी, उसके साथ एक तीखी और भयानक आवाज़ भी थी, इतनी तेज़ कि सभी के कान सुन्न हो गए। उनका पूरा ग्रुप बस अपने कान ढककर वहीं रुक गया। कुछ कर ही नहीं सके वो लोग, यहाँ तक कि पहाड़ के पीछे की चट्टानें भी टूट कर गिरने लगीं और उन्हीं में से एक बहुत बड़ी चट्टान सीधा लिंटियान की तरफ आ रही थी। जिसे देखते ही लिंटियान ने तुरंत अपने स्लाइम को उसे खाने के लिए कहा। स्लाइम फौरन उसके पास प्रकट हो गया और अपना बड़ा मुंह खोलकर उस चट्टान को निगल गया। चट्टान बहुत भारी थी, लेकिन स्लाइम ने अपने एसिड जैसे शरीर से उसे पिघला दिया, जिससे वो विशाल चट्टान अब एक छोटी सी चट्टान बन गई। लिंटियान ये देखकर खुश हुआ ही था कि उसने देखा कि और भी चट्टानें गिर रही थीं। इसीलिए उसने जोर से चिल्लाया, सब मेरे पास आ जाओ, दूर रहना खतरनाक है। और जैसे ही उसने कहा, एक चट्टान लीशु के पास आ गिरी। वो डर गई। दूसरी ओर सुचिंग ने देखा कि एक पत्थर उसकी ओर भी आ रहा है, पर उसने अपनी कैट क्लॉज और तेज मूवमेंट से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वो चट्टानें हर ओर से गिर रही थीं। तो सुचिंग ने अपनी मूवमेंट स्किल यूज़ की और तेज़ी से हर एक चट्टान को डॉच करते हुए लिंटियान के पास पहुंची। अब स्लाइम ने पूरे ग्रुप को अपने चारों ओर घेर कर प्रोटेक्ट कर लिया। वो सब सुरक्षित थे, पर तब सुचिंग सोचने लगी, ये सब हो क्या रहा है। लिंटियान ने उसकी बात का जवाब दिया कि इस एरिया का गार्डियन बीस्ट खत्म हो चुका है, जिसे यहाँ की सारी मैजिकल एनर्जी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो उसके लिए बहुत ही बुरा है। जब लिंटियान इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, उसे अचानक कुछ बहुत ही खराब होता हुआ महसूस हुआ। उसने फौरन दूसरी दिशा में देखा, जहां उसने पाया कि यूनिकॉर्न के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिरने ही वाली थी। पर उससे पहले ही लिंटियान जोर से चिल्लाया, स्लाइम जल्दी कुछ करो, उसे बचाओ। और ठीक उसी वक्त स्लाइम हरकत में आ गया। स्लाइम ने फौरन खुद को मल्टीप्लाई किया और एक छोटा सा स्लाइम उस डायरेक्शन में भेजा जहां से वो चट्टान गिर रही थी। छोटे स्लाइम ने तेजी से उस चट्टान तक पहुंचकर अपनी एसिडिक स्लाइम एबिलिटी से पूरी चट्टान को पिघला दिया और जैसे ही चट्टान नष्ट हुई, छोटा स्लाइम खुशी से उछल पड़ा। लेकिन वो जानता था कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तभी और भी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगीं। खुद और यूनिकॉर्न दोनों बच सके। उसने एक एरिया प्रोटेक्शन स्पेल एक्टिवेट किया। उस प्रोटेक्शन के जरिए उसने खुद को और यूनिकॉर्न को बचाया उन भारी भरकम चट्टानों से जो आसमान से गिर रही थीं। कुछ देर बाद वो सब रुक गया। यूनिकॉर्न अब लगभग खत्म हो चुका था और उसका शरीर एक बैंगनी पडल में गिर पड़ा। उसका ग्रुप ये देखकर राहत की सांस लेता है, क्योंकि अब पत्थरों की बारिश रुक गई थी। अब सब मिलकर उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां यूनिकॉर्न गिरा हुआ है। लिंटियान और बाकी सभी लोग पास जाकर यूनिकॉर्न के शरीर से निकल रही बैंगनी लिक्विड को देखते हैं, जो दिखने में खून जैसा लग रहा था। और तभी वो एक ज़बरदस्त चमत्कार देखते हैं। यूनिकॉर्न का खून जैसे ही ज़मीन को छूता है, वो मरी हुई ज़मीन वापस हरी भरी होने लगती है, जैसे वहाँ फिर से क्रॉप्स उगने लगे हों, जैसे यूनिकॉर्न का खून पूरी धरती को रिवाइव कर रहा हो। पूरा ग्रुप अब हैरान है, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि यूनिकॉर्न अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है।
उसका शरीर कांपने लगता है और फिर वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, मानो अब भी उसके अंदर लड़ने की आग बाकी हो। जैसे ही सबने देखा कि वो यूनिकॉर्न फिर से उठ रहा है, सुचिंग उसके पास बढ़ती है। उसका सिर्फ एक मकसद था, उसे किसी और दुनिया में भेज देना। लेकिन तभी लिन धीमे से बोलता है, रुको, हम इसे अभी नहीं मार सकते। वो चौंकती है और लिन टियान की तरफ देखते हुए कहती है, लिन, पहले भी तुमने मुझे उसे मारने से रोका था। इस पर लिन कुछ कह पताली शू भी उसे रोकती है, क्योंकि उसे अब मामला अजीब लगने लगता है। साथ ही यूनिकॉर्न का बर्ताव कुछ अलग ही है। लिन टियान और बाकी सब भी कंफ्यूज हैं, लेकिन अभी वो आगे बढ़ते नहीं। तभी यूनिकॉर्न अपना मुंह खोलता है और उसका डरावना साइज देखकर लीशु एकदम घबरा जाती है। वो पीछे हटती है, लेकिन चिंग कहती है, अब बहुत हो गया, अब इसे खत्म कर देना चाहिए। वो खुद को प्रिपेयर करती है एक पावरफुल अटैक के लिए, लेकिन तभी फिर से लिन टियान उसके सामने आ जाता है। वो कहता है, रुको, कुछ तो है, जिस पर वह भड़क जाती है और कहती है, लिन टियान, मैंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। वह इससे आगे कुछ कह पाती, वह यूनिकॉर्न वापस गिर जाता है, खून की उल्टी करते हुए। जब सब इस बात पर हैरान थे कि तभी उस यूनिकॉर्न के पेट से कुछ बाहर आने की कोशिश करता है और फिर अगले ही पल वह चीज उसका पेट फाड़ कर बाहर आती है, जिसे देख सुचिंग पूछती है, यह चीज क्या है? और उसी पल एक जबरदस्त चमक के साथ वहां से एक छोटा यूनिकॉर्न बाहर आता है, जिसे देख सुचिंग हैरानी से कहती है, और एक यूनिकॉर्न। फिर गुस्से से कहती है, ये बॉस मॉन्स्टर तो रिनकार्नेट कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, रिकवर करने से पहले ही मैं इसे मार दूंगी। जिसके लिए वह उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, लेकिन तभी लिन उसके सामने आ जाता है उसे रुकने के लिए कहते हुए। लेकिन वह हमला कर चुकी होती है, जो सीधा उसके चेहरे की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर भी वह किसी तरह एक तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन इससे उसके चेहरे पर एक छोटा कट लग जाता है और उसे खून बहने लगता है, जो उसके नाखून से होता हुआ यूनिकॉर्न के सिंग पर जा गिरता है। जो पीछे था उसका सिंग अब चमकना शुरू करता है और वह उठने की भी कोशिश करता है, जबकि सुचिंग लिन टियान पर भड़क जाती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? वह उसे और भी बातें सुना पाती कि तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल। अब हर कोई थम जाता है। सुचिंग शौक में मुंह खोलकर देखने लगी, साथ ही लिशु भी। और लिन टियान, जो ये सब सुन रहा था, तुरंत पलटा पीछे देखने के लिए, और पीछे वो ही जानी पहचानी चमक जमीन से उठ रही थी, जहां पहले वो पर्पल लिक्विड गिरा था। वो चमक हवा में तैरती हुई सीधे लिन टियान के पास जाती है और उसके माथे से टकरा जाती है, जो एक पॉइंट पर तेज रोशनी फोकस होती है और फिर गायब हो जाती है। और तभी सिस्टम स्क्रीन सामने आ जाती है। फ्रोजन वैली एबिस यूनिकॉर्न का जो अभी बच्चा है, जिसका लेवल एक स्पेशल स्किल सोल प्यूरिफाइंग सॉन्ग, जिसे देख लिन हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो किसी दूसरी डायमेंशन में भेज दिया जाता है। उस डायमेंशन में सिर्फ वो और यूनिकॉर्न है, जमीन पर गिरा हुआ, और एक मिस्टिक ग्लो उसके चारों ओर घूम रहा है। वो समझ जाता है ये यूनिकॉर्न अपने बच्चे की रक्षा कर रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब वो सिस्टम स्क्रीन खोलता है और खुश हो जाता है, मेरे पास अब दूसरी समन्ड बीस्ट है। बाहर की दुनिया में उसकी टीम सोच रही थी, यूनिकॉर्न गया कहाँ? और तभी पूरी जमीन हिलने लगती है। एक शक्तिशाली रोशनी निकलती है यूनिकॉर्न की मां के शरीर से। सुचिंग लीशु से कहती है, नीचे देखो। पूरी जमीन फट रही थी, अब वहां रुकना नामुमकिन था। तो सुचिंग उसका हाथ पकड़कर भागने लगी, जबकि लीशु चिल्लाई, लिन टियान चलो। लेकिन लिन टियान घुटनों पर बैठा था उस घायल यूनिकॉर्न के पास। उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगा, अब आराम करो। और तभी वो यूनिकॉर्न गायब हो गया। पीछे रह गया फटी जमीन और टूटता आसमान, यहाँ तक कि स्लाइम भी डर गया। लेकिन लिन टियान को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अभी अभी कोल्ड अबिस के एक बॉस को हरा दिया था, और उसके इनाम में उसे मिला हॉर्न यूनिकॉर्न का ब्लड और एक ट्रेजर चेस्ट। ये सब पढ़ने के लिए जब लिन टियान आराम से सिस्टम स्क्रीन को घूर रहा था, उस वक्त उसका स्लाइम उसके पीछे खड़ा था। वह शांत स्वर में कह रहा था कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना ये गिरती हुई चट्टानें तुझे दफना देंगी। लेकिन लिन उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि उसी वक्त सिस्टम से एक नई मैसेज आती है, जिसमें उसे बधाई दी जा रही थी कि उसने एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तभी सुचिंग आवाज़ देती है, लिन टियान, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ जल्दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, जमीन हर तरफ से फटने लगी थी, जिसे लिन अपना बैलेंस खो बैठा और नीचे गिरने लगा। उसका स्लाइम उसकी तरफ दौड़ा और उसकी टीम भी चिल्लाई, सावधान रहो। लेकिन सब बेकार था। गिरते वक्त अचानक लिन के सामने एक और सिस्टम स्क्रीन आती है। इस बार स्क्रीन पर लिखा था,
क्या तुम डंजन छोड़ना चाहते हो? नीचे यस का ऑप्शन था। लिन बिना ज्यादा सोचे उस पर क्लिक कर देता है। जैसे ही उसने यस दबाया, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे सिस्टम के डेटा में बदलकर गायब होने लगता है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसकी पूरी टीम भी उसी तरह गायब हो जाती है। कुछ ही पलों में वे सब टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस कोल्ड एबिस पोर्टल के बाहर लॉबी में, जहां दोनों के चेहरे हैरानी और थकावट से भरे थे। लीशु कहती है, मैं तो मरते मरते बची। लेकिन तभी लिंटियान भी वहां प्रकट होता है। जैसे ही वो दिखाई देता है, दोनों लड़कियां तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और सुचिंग अचानक उसका कॉलर पकड़ लेती है। लेकिन लिन शांत तरीके से कहता है, रुको, मैं सब समझा सकता हूँ। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहे, उनके पास खड़े बाकी लोगों की बातें उसे रोक देती है। कोई कहता है, पहले रैंकिंग देखो, लीडर बोर्ड में कोई नया नाम आया है। इसे सभी की निगाहें अपनी अपनी सिस्टम स्क्रीन पर जाती हैं, जहां रैंकिंग डिस्प्ले हो रही थी। वो लिस्ट जो बहुत समय से नहीं बदली थी, अब उसमें किसी नए नाम की एंट्री हो चुकी थी। लिन को पता नहीं था कि वह नाम किसका है, लेकिन माहौल में उत्साह था। फिर एक और शख्स कहता है, इतना खुश मत हो, वो लड़का पहले नंबर तक नहीं पहुंचा। एक और कोई जोड़ता है, इतना शोर शराबा उस जैसे किसी के लिए क्यों? तभी कोई पोर्टल की तरफ इशारा करता है और कहता है, लगता है किसी टीम ने अभी अभी नया रिकॉर्ड तोड़ा है, चलो वहां देखते हैं। सभी लोग उत्सुक हो जाते हैं। कौन सी टीम थी जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा है? कई लोग अटकलें लगाने लगते हैं, शायद कोई नया ओवर पावर टीम। लेकिन कोई लिंटियान की टीम का जिक्र तक नहीं करता, क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें फोर्स फुली डंजन से फेंका गया था। इससे सूचिंग को गुस्सा आता है। इन्हें लग रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। सभी लोग धीरे धीरे उस पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं, जहां से नया रिकॉर्ड सेट करने वाली टीम बाहर आने वाली है। और कुछ पल बाद वो लोग जो रिकॉर्ड तोड़ चुके थे बाहर आते हैं, और उनमें सबसे आगे था वही लड़का, वांग डोंग। अब सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। जैसे ही वो लड़का बाहर आया, उसकी नज़र सीधे लिन टियान पर पड़ी और वो हैरान रह गया। उसने सोचा था कि ये बंदा तो जिंदा निकल ही नहीं सकता, शायद किसी तरह ज़बरदस्ती टेलीपोर्ट करके सेफ जोन तक पहुंच गया होगा। उसने ऐसा सोचा। फिर धीरे धीरे वो और उसकी टीम लिन टियान की टीम के पास आने लगे। जैसे ही वो पास पहुंचे, उनकी नज़र सूचिंग पर गई तो एक मोटे ने उसे पूछा कि इतनी सुंदर लड़की इस तरह की कमज़ोर टीम में क्या कर रही है। फिर उसे ऑफर दिया कि वो उस टीम को छोड़ दे और ब्रदर वांग की प्रोफेशनल टीम में शामिल हो जाए। लड़की ने सब कुछ चुपचाप सुना, फिर ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम सब खुद ही ट्रैश लग रहे हो, हटो यहाँ से। उनमें से एक लड़का जो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो आगे बढ़ा और कुछ कहने ही वाला था कि ब्रदर वांग ने उसे रोक लिया। वापस आ जाओ यानफे। अब वो फिर लिन टियान के सामने आया और कहने लगा, तू और मैं एक जैसे नहीं हैं, हमारे बीच बहुत बड़ा फ़र्क है। लिन टियान मुस्कुराया और जवाब दिया, फ़र्क तो है, लेकिन ज़रा अपनी आंखें खोल और देख, किसके और किसके बीच असली फ़र्क है। इस बात से ब्रदर वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उसकी कॉलर पकड़ते हुए लिन टियान पर चिल्लाने ही वाला था कि अचानक चारों ओर सिस्टम की नोटिफिकेशन साउंड गूंजने लगी। सभी के सामने एक स्क्रीन उभरी, जिसमें साफ लिखा था, नया रैंकिंग अपडेट हो गया, जिसमें नंबर 1 रैंक पर है लिन टियान। इसे अब वांग, जो खुद को टॉप पर समझता था, उसकी आंखें फटी रह गईं। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ कैसे, जबकि उसके साथी ने सिर पकड़ लिया, जैसे सब कुछ पल में ख़त्म हो गया हो। अब सबकी नज़र लिन टियान पर थी। वो शांत था। बस एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, अब समझ में आया असली फ़र्क किससे कहते हैं। वांग डोंग, जो अभी तक लिन टियान की कॉलर पकड़कर खुद को टॉप रैंक पर समझ रहा था, अब खुद भी कंफ्यूज दिखने लगा। जब उसने धीरे धीरे लिन टियान की कॉलर छोड़ी तो बाकी लोग जोर से चिल्लाए, रैंकिंग लिस्ट देख, पहला नाम देख, रैंक 1। लिन टियान सबके चेहरे हैरानी और सम्मान से भर गए। उधर सिस्टम ने अनाउंस किया कि वॉर गॉड फेंग चंगयुन, जो पिछले 3 सालों से नंबर 1 पर बना हुआ था, अब उसे लिन टियान ने पीछे छोड़ दिया है। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे, ये नामुमकिन है, वो तो एक लूजर था, वो नंबर 1 कैसे हो गया। फिर याफे ने जोर से चिल्लाया, इसने ज़रूर चीट किया होगा, स्कूल में टेस्ट से पहले भी इसे चीटिंग में पकड़ा गया था, और अब देखो ये रैंकिंग भी यही तरीका रहा होगा इसका। अब बाकी लोग भी उसकी यह बातें मानने लगे थे, तो वो आगे चीखने वाला था कि पीछे से कोई बोला, ये ब्लैक एबिस डंजन है, इसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकता। उसे बीच में टोकने की वजह से बहुत गुस्सा आया और वह पीछे मुड़कर चिल्लाया, किसकी हिम्मत हुई मुझे बीच में टोकने की। लेकिन उन्हें देखते ही वह डर के मारे चुप हो गया, क्योंकि उसने देखा एक ग्रुप उनकी तरफ आ रहा था। ये कोई आम लोग नहीं थे।
पेंग ही लेवल 7 का बचकर सोंग शियोलन लेवल 7 का एक हाई क्लास प्रीस्ट, तीसरा लेवल 7 का लाइट मेज यू होंग, चौथी लेवल 7 की एक साइलेंट असैसिन मुरोंगशी, और सबसे आखिर में लेवल 9 का सोर्ड्समैन मुरोंग यू, जिसके पास एक टाइटल था गोल्डन डिवाइन लाइन। जैसे ही ये लोग पास आए पूरा माहौल ठहर गया। उनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि आसपास के लोग बस उनके सामने से गुजरते ही कांप गए। और तभी भीड़ से किसी ने पहचान लिया, वो तो मुरोंग सिबलिंग है। तो लिंटियान भी उन्हें देखता है और तुरंत पहचान जाता है कि ये जो लोग हैं वो मुरोंग फैमिली से हैं, एक पुराना और बहुत ही नामी खानदान। साथ ही उन दोनों के पास हाई रैंकिंग टाइटल्स होते हैं, जिसे देख वो सोच में पड़ जाता है, आखिर ये लोग यहाँ आए ही क्यों हैं। वो अपने मन में सोचता है, ऐसी बड़ी फैमिलीज जिनके पास प्रोफेशन टाइटल्स होते हैं वो तो ब्लैक अबिस में यूजुअली स्पेशल पोर्टल से जाती हैं। बहुत कम ही होता है कि वो आम लोगों की तरह स्क्वायर में ग्रुप बना के एंटर करें। लेकिन ये लोग तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हैं, फिर क्यों आए हैं ये यहाँ। जब वो यही सोच रहा होता है कि वो मुरोंग ग्रुप सीधा उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक बीच में वांग कूद पड़ता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हेलो मिस मुरोंग, मैं हूँ वांग डोंग, होली शील्ड वॉरियर सी रैंक टैलेंट के साथ। लेकिन मुरोंग शी बस उसे बिना देखे आगे बढ़ जाती है। वो बेचारा वहीं ठिठक कर खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने उसे वैक्यूम में फेंक दिया हो, जबकि उसका साथी गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। इसने कैसे हिम्मत की हमारे बॉस वांग को इग्नोर करने की, और वो भी सिर्फ उस फालतू लड़के के लिए। वो आगे कहता है, वांग तो होली रैंक वॉरियर है। ये सुनकर वो मुरोंगशी रुकती है, पलटती है और आंखों में गुस्सा लिए बोलती है, ये कितनी बुरी बात है कि इस जैसा व्यक्ति होली वॉरियर है। उसका ऐसा बोल्डनेस सुनकर वांग का आदमी और चिढ़ जाता है। अब तो लड़ाई तय थी। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है, एक हाथ सामने आता है और पूरा माहौल थम जाता है। ये हाथ था खुद वांग का। वांग सबको रोकते हुए कहता है, अब मेरे पास कुछ साबित करने को नहीं बचा, लेकिन हाँ, ये लड़का लिंटियान जो नंबर 1 बना है ये पूरा फर्जी है। उसने चीटिंग करके ये रैंकिंग पाई है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, तुम इस बार लकी निकले, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली ताकत क्या होती है। और अपने साथियों को कहता है कि यहाँ से चलो। जैसे वह वहाँ से जाने लगते हैं, सुचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ ये कुत्ता भौंकना बंद कर दिया और यहाँ से चला गया। अब जब माहौल थोड़ा शांत होता है, हम देखते हैं कि म्रोंग यू, जो अपने हाथ में ग्लव्स पहने था, अब अपना ग्लव उतारता है और लिंटियान से कहता है, वो तुम ही हो जिसने ब्लैक अबिस का रिकॉर्ड तोड़ा है ना। फिर वो खुद को म्रोंग यू कहकर इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसे लिंटियान से मिलकर खुशी हुई। ये सुनकर लिंटियान थोड़ा हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग उससे मिलने ही क्यों आए हैं। उसे ऐसा ही खड़ा देख मुरोंग यू की बहन उसे पर चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो, मेरा भाई तुमसे हाथ मिलाना चाहता है। वो इसे आगे कुछ बोल पाती मुरोंग यू उसे रोकते हुए कहता है, शीश शांत हो जाओ। लेकिन तभी लिंटियान माहौल को तोड़ता है और थोड़ा सा हाथ बढ़ाता है उनकी ओर हाथ मिलाने के लिए। मगर जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है, तभी सुचिंग बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और रोक देती है। वो गुस्से में कहती है, तुम लोग कुछ नहीं देख रहे क्या, वो मेरे ग्रुप का हिस्सा है और उसे तुम्हारे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर मुरोंग यू मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं उससे बात कर रहा हूँ। जबकि सुचिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसका टीममेट उसे छीनने की कोशिश करे, तो वो कहती है, लिंटियान चलो यहाँ से, अब देर मत करो। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जा सके, मुरोंग यू की बहन आ जाती है और सीधे कहती है, मैं यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूँ, हमें वह चाहिए। उसकी इस बात से अब माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। वहाँ खड़े बाकी लोग जो बस तमाशा देख रहे थे, एकदम से हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि म्रोंग फैमिली जो इतने हाई रैंक और इलीट माने जाते हैं, वो खुद आकर लिंटियान को अपनी टीम में समनर के तौर पर शामिल करना चाहते हैं। इसे अब साफ हो चुका है कि वो लोग लिंटियान को सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि वो उसके साथ मिलकर एक नया रिकॉर्ड्स बना सके। मगर सुचिंग, जो अभी तक अपने ग्रुप की लॉयल्टी निभा रही थी, बिल्कुल भी ये होने नहीं देना चाहती। वो एक बार फिर कहती है, हट जाओ हमारे रास्ते से। लेकिन तभी मुरोंग यू का साथी उसे रोकते हुए कहता है, हम उसे यहीं से ले जाएंगे और उसे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। हमारे साथ आने से वो और भी तेज़ी से ग्रो कर पाएगा, उसे हाई लेवल रिसोर्सेज मिलेंगी, रेयर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी। अब तो आसपास खड़े लोग भी गिनाने लगते हैं कि इनके पास 2 ए रैंक और 3 बी रैंक के वॉरियर्स हैं। वो सब मिलकर शायद लिंटियान को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इस सब के बीच ली शू, जो अब तक बस देख रही थी, लिंटियन से पूछ बैठती है, तुम
उनके साथ जा रहे हो क्या? जबकि सुचिंग कहती है ऐसा ये सोच भी नहीं सकता। इस पर मुरोंग यू कहता है मेरे मुताबिक तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसका डिसीजन ले सको, तो तुम्हें उससे एक बात पूछ लेना चाहिए, वो चाहता क्या है। फिर वह लिन के पास जाकर उसे कहता है कि मैं गोल्डन लायन तुम्हें हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। इसे लिन टियन के सामने सिस्टम मैसेज आता है, मुरोंग ने आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है। लेकिन जैसे ही ये सब हो रहा होता है, एक बार फिर सुचिंग उन लोगों की तरफ बढ़ती है और कहती है वो तुम्हारे ग्रुप में नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, लिंटियान खुद ही बोल देता है ठीक है। ये सुनते ही दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं। उन्हें भरोसा नहीं होता कि लिंटियान ने ऐसा कहा। सुचिंग फिर पूछती है तुमने अभी क्या कहा? और फिर वो फिर से कहता है ठीक है। इसे अब लीशु की नज़रों में शौक दिखाई देता है, जबकि मुरोंग यू खुद ताली बजाते हुए कहता है ग्रेट चॉइस। फिर आगे जोड़ता है तो ऐसा है तो हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अब भी सुचिंग लिंटियान को मनाने की कोशिश करती है, जबकि मुरोंग कहता है अगर वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए तो मिलकर वो बहुत से बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं और वो जो भी चाहे हासिल कर सकता है। लेकिन तभी लिंटियान साफ मना कर देता है। अब मुरोंग यू की बहन, जो अभी तक सब देख रही थी, गुस्से में पूछती है इसका क्या मतलब है, जिसे मुरोंग यू रोकता है। जबकि लिन बड़े ही एटीट्यूड से कहता है चिंता मत करो, तुम मुझे ज्वाइन के लिए कह सकती हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। हम एक समनर को अपने ग्रुप में शामिल करें और ऊपर से उसकी शर्तें भी माने। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, वो सार्कास्टिकली बोली। जबकि लिन टियान फिर कामली कहता है अगर नेगोशिएशन नहीं करनी तो भूल जाओ, और वो जाने लगता है। लेकिन तभी मुरोंग यू उसे रोकता है और कहता है रुको, पहले अपनी शर्तें बताओ। लिन टियान थोड़ा रुकता है, फिर कहता है ये कोई छोटी शर्तें नहीं हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ब्लैक एबिस जाऊं तो सबको मेरी टीम का हिस्सा बनना होगा और मेरी कमांड्स को फॉलो करना होगा। कोई भी मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं चुराएगा। सारे डेड मॉन्स्टर्स का लूट सिर्फ मेरा होगा। ये सुनते ही मुरोंग यू की बहन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। तुम एक समनर होकर इतनी कंडीशन रख रहे हो, लेकिन आसपास खड़े लोग जो सब देख सुन रहे होते हैं कहते हैं सच कहें तो उन्होंने ही उसे इनवाइट किया था और उसने जो कंडीशन रखी है वो गलत नहीं है। मतलब अगर मुरोंग फैमिली ये एक्सेप्ट करती है तो उन्हें एक समनर की कमांड माननी होगी। अब सबका ध्यान इस बात पर है क्या मुरोंग फैमिली इतनी पावरफुल होते हुए भी एक समनर की लीडरशिप एक्सेप्ट करेगी, या वो अपने घमंड में सब गंवा देगी। जबकि लिन टियान फिर मुरोंग यू से साफ साफ पूछता है क्या तुम मेरी शर्तें मानोगे या नहीं। मुरोंग ग्रुप के लोग जो ये सब सुन रहे होते हैं अपने लीडर से कहते हैं प्लीज़ ये टर्म्स एक्सेप्ट मत करना, हम उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकते, हमें उसे कंट्रोल करना है, न कि उसकी बातें सुननी है। मुरोंग यू का रिएक्शन भी कुछ खास अच्छा नहीं होता, लेकिन सुचिंग इसे काफ़ी खुश दिखती है और कहती है तो तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो खुद रैंकिंग लिस्ट में आओ, तब देखेंगे। बाकी लोग भी अब आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि यह लड़की मुरोंग फैमिली लड़के से ऐसे कैसे बात कर सकती है, जिस पर उसका साथी कहता है इसलिए क्योंकि उन्होंने वह रिकॉर्ड तोड़ा है जिससे मेयर भी अगर यहाँ होता तो उसे भी उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ती। उसकी ऐसी बातों से गुस्सा हुआ मुरोंग यू का साथी उसे सबक सीखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मुरोंग यू उसे रोकते हुए कहता है हम यहाँ क्यों आए थे ये मत भूलो। फिर लिन से पूछता है अगर तुम्हें पहले ही हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होना था क्यों तुम हमें चिढ़ा रहे हो। जिस पर लिंटियान कामली कहता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करके दूसरों की टीम से मेंबर्स चुराते हैं। इतना सुनते ही मुरोंग की बहन और ज्यादा इरिटेटेड हो जाती है। मुरोंग यू अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बोलता है तुम सिर्फ ब्लैक एबीज की रैंकिंग में ही नंबर 1 पोजीशन पर हो, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि घमंडी मत बनो, क्योंकि इस तरह के लोग अंत में गिर जाते हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते मुरोंग यू की बहन पलट कर लिंटियान की तरफ देखती है और मन में कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखूंगी। अब उनके जाते ही लिंटियान अपनी टीम से कहता है हमें अब ब्लैक एबिस के अंदर और 2 बार जाना है, जिसे हम लेवल 10 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से उसे एक अजीब सी डार्कनेस का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि लड़कियां उससे नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो उन्हें छोड़कर मुरोंग फैमिली को ज्वाइन कर लेगा। इसलिए उन्हें लगा कि वो एक अनग्रेटफुल लड़का है जो बस ज़्यादा पावर के लिए लॉयल्टी छोड़ देगा। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसे थोड़ा पीट देती हैं। अब हम देखते हैं लिंटियान नीचे बैठा है, थोड़ा घायल, थोड़ा थका हुआ और आंसू बहा रहा है दर्द में। हालांकि
उसी वक्त सिस्टम स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि अगली रेड थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। तो वो लोग अभी अगले पोर्टल में नहीं जा सकते। अब उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करना होगा जब तक अगला पोर्टल खुले। चूंकि अभी कुछ और नहीं है तो वह कोई जगह ढूंढकर थोड़ा आराम करने का सोचता है, जिसके लिए वह पास के जंगल में जाता है। इस बीच यूनिकॉर्न को हराकर जो एक्सपी मिली थी वो लिन टियान को लेवल 6 तक ले गई। और वैसे भी ऐसा लग रहा था कि उसे अब भी यह नहीं पता था कि जो यूनिकॉर्न उसने टेम किया है उसके असली स्किल्स और उसकी अहमियत क्या है। नीचे सिस्टम स्क्रीन में वो 2 पालतू दिखते हैं जो उसके पास थे। अगले ही पल वह यूनिकॉर्न को बाहर आने के लिए कहता है। जैसे ही उसने ये कहा, जमीन पर एक मैजिक सर्कल प्रकट होता है और उसके साथ कुछ मैजिक भी नजर आता है। फिर एक तेज रोशनी चमकने लगती है। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि लिंटियान को अपने हाथ से अपनी आंखों को ढकना पड़ा ताकि वो अंधा न हो जाए। और जाहिर है लिंटियान पूरी उम्मीद के साथ था कि जब वो यूनिकॉर्न को समन करेगा तो वो कुछ वैसी ही शानदार पोज में प्रकट होगा जैसी पुराने ड्रा की हुई तस्वीरों में दिखाया जाता है। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन बर्बाद हो गईं क्योंकि उसे समझ आया कि समनिंग शायद सही से नहीं हुई है, क्योंकि यूनिकॉर्न कहीं दिखा ही नहीं। उसी वक्त सिस्टम फिर से स्क्रीन पर आता है और उससे कहता है कि समन किए गए बीस्ट की स्टेटस चेक करे। तब वो सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद सिस्टम उसे बताता है कि जो समन क्रिएचर है वो अभी तक हैच नहीं हुआ है। और फिर वो पूछता है कि क्या वो क्रिएचर को हैच करना चाहता है। बिना ज़्यादा सोचे उसने हाँ दबा दिया। लेकिन तभी स्क्रीन पर टाइम दिखाई देता है 3 दिन, यानी 3 दिन बाद वो छोटा प्राणी समन हो पाएगा। अब जब उसने हाँ दबा दिया है तो अब वो एग इंक्यूबेशन मोड में जा चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 71 घंटे 59 मिनट और 58 सेकंड्स। वह थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अब तक वॉर के दौरान मिला हुआ लूट चेक नहीं किया है। इसलिए वो अपनी सिस्टम स्क्रीन खोलता है और देखता है कि एक ट्रेजर चेस्ट मिला है जो कोल्ड वैली के एबिस को पार करने पर मिला था। अगर वो इसे खोलेगा तो उसे इक्विपमेंट, मटेरियल्स, मेडिसिन्स और कई और चीज़ें मिलेंगी। वह उसे खोलने ही वाला था कि उसे एक मेल आता है जिसे देखकर वह पहले तो हैरान हो जाता है, फिर उसे क्लिक कर खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पैकेज है, जिसके लिए सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने कोल्ड वैली अबीस का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पैकेज हासिल कर लिया है। साथ ही उसे एक नया टाइटल भी मिला है, फास्टेस्ट मैन। लेकिन उसे ये टाइटल ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि अभी वो नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। इसलिए वो फिलहाल के लिए भूलने का सोचता है क्योंकि उसका सारा फोकस अब गिफ्ट पैकेज पर होता है जिसे रैंडम रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अब उसके पास 2 ट्रेजर चेस्ट थे तो वह पहले उस ट्रेजर चेस्ट को चुनता है जो उसे लेवल पार करने पर मिला था। जैसे ही वो उस चेस्ट को खोलता है, सिस्टम स्क्रीन पर दिखता है कि उसे गार्डियन की आर्मर मिली है जो सभी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स भी मिले हैं। साथ ही 2 लाइफ पॉइंट्स मिले जिन्हें देख वो कहता है कि इस बार उसकी किस्मत अच्छी रही। लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब उसे वो दूसरा बॉक्स खोलना है। वो उसे खोलता है और देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आता है कि उसे सिल्वर ग्रेड का आइस नेकलेस मिला है और साथ में एक माना एट्रीब्यूट भी जिसमें एक शानदार इफेक्ट है, आइस रेजिस्टेंस +5। इसे आइस स्लोनेस का असर -5% होगा। वह हैरान था क्योंकि वह जानता था कि इक्विपमेंट लेवल्स 9 कैटेगरी में बंटे होते हैं, नो ग्रेड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, लेजेंडरी और डिवाइन। इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी सिल्वर लेवल का इक्विपमेंट मिल जाएगा। अब ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान उसके साथ हो। अब इस नए इक्विपमेंट के साथ वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो तुरंत अपना नया गियर पहनता है। जैसे ही वो उसे पहनता है उसे खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस होता है। वो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर लगता है और साथ ही उसकी वो आर्मर उसे देखने में और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। नीचे हम उसके चेहरे पर चमक और खुशी देखते हैं, पर इसके साथ ही सिस्टम स्क्रीन पर उसके अपडेटेड स्टैट्स भी दिखाई देते हैं। अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। साथ ही अब भी उसके पास 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं जिन्हें वो किसी भी स्किल में अप्लाई कर सकता है। बिना देर किए वो एक स्किल की तरफ हाथ बढ़ाता है और ज़्यादा सोचे बिना वो सारे बचे हुए पॉइंट्स आर्मर स्किल में डाल देता है। सिस्टम स्क्रीन पर फिर से नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड पूरा हो गया
आर्मर लेवल 1 से अब लेवल 3 का हो गया है। अब उसका डिफेंस पहले से 3 गुना ज़्यादा मजबूत हो चुका है। आर्मर अपग्रेड करने के बाद उसे महसूस हुआ कि अब वो डंजन में पहले से कम समय बिताकर मिशन पूरे कर सकता है। अब अगला फोकस था उसका स्लाइम, उसका डेमोनिक स्लाइम, क्योंकि उसे ये ज़रूरी लगा। उसने सीधे स्लाइम की अपग्रेडिंग की। जैसे ही उसने स्लाइम को अपग्रेड किया, सिस्टम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, डिमोनिक स्लाइम लेवल्ड अप। अब वह लेवल 9 का हो चुका है, लेकिन तभी सिस्टम स्क्रीन फिर से पॉपअप होती है। इस बार सिस्टम कहता है कि वो चाहे तो 100 HP पॉइंट सैक्रिफाइस कर सकता है ताकि स्लाइम को और ज़्यादा लेवल तक एवॉल्व किया जा सके। ये देखकर वो खुद भी शॉक हो जाता है। ये स्लाइम और भी एवॉल्व हो सकता है। अब सिस्टम ये कह रहा था कि अगर वो थोड़े HP पॉइंट सैक्रिफाइस करता है तो उसका पेट एक नया ट्रांसफॉर्मेशन पा सकता है, या शायद कोई नई एबिलिटी। इतनी बड़ी बात सुनकर वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता। उसने जल्दी से अपने सिस्टम स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाया। वो कुछ डिस्क्रिप्शन ढूंढने की कोशिश करता है ताकि पता चल सके कि स्लाइम का अगला फॉर्म क्या होगा, पर कुछ नहीं मिलता। अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसके पास HP थी 1100, तो उसने सोच समझकर 600 HP पॉइंट्स सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। सैक्रिफाइसिंग 600 HP, रिमेनिंग 500 HP। जैसे ही उसने सैक्रिफाइस किया, स्लाइम के चारों ओर एक ऑरा बनने लगी। वो ऑरा हवा में ऊपर उठने लगी और एक तेज ग्लो के साथ पूरा इलाका चमक उठा। हवा तेज चलने लगी, जिससे वो अपनी आंखें ढकता है और खांसने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो उस चमकती रोशनी की ओर देखता है जहां उसका स्लाइम था। थोड़ी देर बाद वो ग्लो धीमी होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि उसका स्लाइम धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसके बाल निकल आते हैं, उसकी टांगें बन जाती हैं, उसका पूरा फॉर्म मानव जैसे रूप में बदलने लगता है। दूर खड़ा लिन इस नज़ारे को देखकर हक्का पक्का रह जाता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसी बीच ब्लैक एबिस डंजन गेट के सामने सूचिंग कह रही होती है कि ये लिंटियान कहाँ रह गया, मीटिंग का टाइम हो गया है। तभी पीछे से लिशु कहती है, क्यों ना तुम टीम पैनल में जाकर उसकी लोकेशन देख लो। वह उसकी बात मानती है और वैसा ही करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वह पास ही के फॉरेस्ट में गया है। फिर वह उसे कहती है, चलो हम भी वहाँ चलते हैं उसे ढूंढने। कुछ समय बाद वह उसे जंगल के पास पहुँच जाते हैं, जबकि इसी बीच लिन अपने स्लाइम को हैरानी से देख रहा होता है, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर और ह्यूमनॉइड लग रहा था, जो खुद को देखकर काफ़ी खुश होता है। लेकिन लिन शर्मा जाता है क्योंकि उसने कोई कपड़े पहने नहीं थे। इसके लिए वह उसे कुछ कह पता। अचानक वो जंप करके सीधे उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वह ज़मीन पर गिर जाता है और स्लाइम उसके ऊपर होता है, जो बहुत खुश दिखता है। जबकि लिंटियान, जो अब तक शर्मा रहा था, धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और उठता है, ये बड़बड़ाते हुए कि मैं ऐसा कैसे फील कर सकता हूँ, ये लड़की एक समन्ड क्रीचर ही तो है, जो भी हो मैं उसे ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकता। और यही सोचते हुए वो अगले पल वह अपना सिस्टम स्क्रीन खोलता है और वहाँ से एक आउटफिट निकालता है और फिर अपनी स्लाइम को पकड़ा देता है, ये कहते हुए कि ये पकड़ो। स्लाइम जैसे ही कपड़े अपने हाथ में लेती है, वो उन्हें थोड़ी देर घूरती रहती है, फिर पहनने की बजाय उन कपड़ों को खा जाती है। इससे परेशान लिन अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है, मैंने ये तुम्हें यह पहनने दिए थे। फिर उसे समझ आता है कि उसे कपड़े पहनने नहीं आते, तो वो उससे कहता है, अपने हाथ ऊपर करो, और उसे कपड़े पहनाने का तरीका सिखाता है। ये सब करते वक्त उसे लगने लगता है जैसे वो बाप बन गया हो। इसी बीच स्लाइम का सिस्टम स्क्रीन खुलता है। डिफेंस दिखाई देती है जो 0.1% से बढ़ी है। उसके बारे में सिस्टम में और थोड़ा पढ़ने पर वह कहता है, एक समन्ड क्रीचर प्रोफेशनल इक्विपमेंट कैसे पहन सकती है? शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उसकी ह्यूमन फॉर्म है। उसे अब तक स्लाइम की नई एट्रीब्यूट्स नहीं पता थी, तो वो सिस्टम स्क्रीन खोलकर उसकी नई स्टैट्स देखता है, तो उसे पता चलता है कि वह लेवल 15 की डीमन स्लाइम बन चुकी है। साथ ही उसे 2 नई स्किल्स भी मिली है, जिसमें से एक सिंगल टारगेट और दूसरी मल्टीपल टारगेट वाली स्किल है। सिंगल टारगेट अटैक स्किल का नाम डीमन एम्ब्रेस है, जिसमें वह अपने एसिडिक टेंटिकल की मदद से टारगेट को पड़ती है और बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचती है। जबकि मल्टीपल टारगेट स्किल का नाम करोसिव एसिड रेन है, जिसमें वह अपने शरीर के कुछ हिस्से को बादल में डालकर एसिड वाली बारिश करती है। लिंटियान अब सोचता है कि ये स्किल्स बहुत पावरफुल हैं और जैसे ही मौका मिलेगा वो इन्हें किसी मॉन्स्टर पर ट्राई करेगा। जब हमारा लिंटियान अपनी स्क्रीन में खोया हुआ होता है, वहीं दूसरी तरफ सूचिंग और लीशु उसे ढूंढ रहे होते हैं। सूचिंग सोचती है,
इस जंगल में लिंटियान कर क्या रहा है। लेकिन फिर वो मिनी मैप देखते हैं जिसमें लिंटियान की लोकेशन दिखाई दे रही होती है और फिर वो उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो घने जंगल से आगे निकलते हैं, थोड़ी देर बाद सूचिंग एक पेड़ के पीछे से निकलती है और वो लिंटियान को देखती है। पर ये सीन नॉर्मल नहीं था। वो देखती है कि लिंटियान घुटनों के बल बैठा हुआ है और उसके सामने एक लड़की खड़ी है। तभी उसके पीछे से लीशु कहती है, मैं थक गई हूँ, अब और ढूंढने का मन नहीं है, बहुत हो गया। फिर वो पूछती है, क्या यह वही जगह है। लेकिन जैसे ही वह आगे देखती है, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है, शायद गुस्से या शर्म से। जबकि सूचिंग गुस्से में इशारा करती है उसकी तरफ और बोलती है, ये लिंटियान यहाँ जंगल में तू कर क्या रहा है। लिंटियान घबरा जाता है। वो फौरन पीछे मुड़ता है और पूछता है, तुम लोग यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में सूचिंग कहती है, कहीं हमने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना। ये सुनते ही लिंटियान सफाई देने की कोशिश भी नहीं कर पाता। वो तो इतना डर जाता है कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और सांस तक नहीं ले पाता। कुछ ही मिनटों बाद सूचिंग उस पर कूद पड़ती है और उसकी पिटाई शुरू कर देती है। जब वो उसे पीट रही होती है तब वो कहता है, टाइम आउट, मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाद में जब वो सब समझाता है तब भी वो गुस्से में होती है और बोलती है, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये इंसान जैसी दिखने वाली क्रिएचर असल में तेरी वही स्लाइम है। लिंटियान सिर में गांठे लिए रो रहा होता है। वो उस पर चिल्लाता है, तूने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो उठकर पूछता है, तुम लोग यहाँ जंगल में कर क्या रहे हो। वो जवाब देती है, अब वक्त हो गया है उस ब्लैक एबिस पोर्टल में एंटर करने का, और तू आया ही नहीं, इसलिए तुझे ढूंढने हम यहाँ आए थे। इस पर लिंटियान कहता है, मैं तो यहाँ सो रहा था इसलिए भूल गया और टाइम चेक ही नहीं किया। तभी स्क्रीन पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, क्या आप कोल्ड वैली एबिस में प्रवेश करना चाहते हैं। दो ऑप्शन है, हाँ या ना।